Assalamu alaikum, dear students. You are welcome to this class of ecology. Dear students, we are studying the different biomes on this planet under the heading of terrestrial ecosystems. And we have already finished the tundra ecosystem as well as the taiga ecosystems. And before moving further, we have to first understand कि यहाँ से जो हमें biomes पढ़ने हैं, जब हम टैगा के लोअर लैटिट्यूड्स पे आते हैं, टुवर्ड्स इक्वेटर आते हैं, तो यहाँ टैगा से लेके इक्वेटर तक हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक वेरिएशंस आती हैं। अब बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक वेरिएशंस हैं तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम्स मिलते हैं। आपको जगह जगह पे कहीं पे डेजर्ट्स मिलेंगे, डेजर्ट बायोम्स मिलेंगे। आपको जगह जगह पे ग्रासलैंड्स मिलेंगे, जगह जगह पे फॉरेस्ट्स मिलेंगे। फॉरेस्ट्स के बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे, ग्रासलैंड्स के बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक वेरिएशंस। जो यहाँ के आगे हम क्लाइमेट्स देखेंगे, स्पेशली इक्वेटोरियल रीजन के बाहर बाहर और यहाँ टैगा के नीचे बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक वेरिएशंस आती हैं। इसलिए यहाँ से हम कुछ चीज़ें जब तक समझेंगे नहीं अबाउट द क्लाइमेट, तो बायोम्स का अच्छे से अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा यहाँ से। मैंने आपको कहा था कि आप वो गोचिंग लियांग बुक जो है उसमें जो कुछ चैप्टर्स दिए हैं क्लाइमेटोलॉजी के, शायद 15th चैप्टर से है तो वो कुछ 5-7 चैप्टर्स 7-8 चैप्टर्स हैं। तो आई पर्सनली थिंक कि मुझे खुद ही आपको कुछ चीज़ें बतानी चाहिए क्लाइमेट के बारे में जो कि हमें इन बायोम्स में ज़रूरत लगेंगे। इन बायोम्स की जहाँ पे भी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लाइमेटोलॉजी का कोई ना कोई कंसेप्ट लगेगा ना, इसलिए तो गोटाफिकेशन रखने के बगैर अगर हमें कंसेप्ट्स को सीखना है तो थोड़ा सा ये क्लास जो मैं अभी दे रहा हूँ इस पर पूरी तरह से कंसंट्रेट कीजिएगा मेहरबानी करके, ठीक है। तो आप सबको पता होगी क्योंकि बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि क्लाइमेट क्या है। किसी भी रीजन में जब हम एवरेज वेदर कंडीशंस देखते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड क्लाइमेट। मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, सपोज वी आर इन आई एम एट श्रीनगर। श्रीनगर में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो क्लाइमेट है, ये यहाँ पे जो आज वेदर है, आज ऐसा मौसम है, कल ऐसा मौसम है, कल धूप है, परसों बारिश है, ऐसे ऐसे। लेकिन 100 साल 200 साल तक जो एक एवरेज में हम यहाँ पे क्लाइमेट वेदर कंडीशंस को देखते हैं, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन। समझ आ रहा है? अब ये क्लाइमेट जो है इसमें बहुत सारे क्लाइमेटिक वेरिएबल्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि फलानी जगह पे क्लाइमेट क्या है। किसी जगह पे क्लाइमेट की बात करते हैं तो हम सबसे पहले वहाँ पे बात करते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, ठीक है। वहाँ का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर कैसा रहता है। तो इसी तरह से नेक्स्ट जो खास वेरिएबल जिसकी वहाँ पे बात की जाती है, हम कहते हैं कि प्रेसिपिटेशन वहाँ पे कैसी है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन कि कितना रेनफॉल हो रहा है। किसी भी फॉर्म में अगर वाटर अवेलेबल हो जाता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर अपना पानी छोड़ता है किसी भी फॉर्म में, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, ठीक है, चाहे स्नो हो, स्लीट हो, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, हेल हो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। और इसके अलावा हम खास जो वेरिएबल है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्रेशर। फलानी जगह पे प्रेशर कितना है एटमॉस्फेयर का, ये भी डिटरमाइन करता है कि वहाँ पे विंड्स का रुख कैसा होगा, वहाँ पे हवाओं का रुख कैसा होगा, वो प्रेशर पे डिपेंड करता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि फलानी जगह ह्यूमिडिटी कैसी है, हवा में रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसे हम कहते हैं, हवा में नमी कितनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम देखते हैं, ये मेन चीज़ें हैं क्लाइमेट के बारे में। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर किसी भी जगह पे प्रेसिपिटेशन की हम बात करेंगे, कि अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर की बात करेंगे, तो उसके लिए आपको पता है कि एक वाटर बॉडी होती है, चाहे आपका रिवर हो, लेक हो, पॉन्ड हो, ओशन हो, वहाँ पे जब सन की रेज पड़ती हैं, सन रेज जब पड़ती हैं तो आपको पता है यहाँ से इवापोरेशन होती है, और ये इवापोरेशन से जो यहाँ पे वाटर वेपर्स बनते हैं, हवा में जाते हैं, और ये कहीं दूर जाके अपने अंदर जो वाटर वेपर जमा होता है इस हवा में, ये कहीं पे बरसा देते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, चाहे स्नो हो, रेन हो, क्या हो। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसे हम क्या कहते हैं, इवापोरेशन। इवापोरेशन। और अल्टीमेटली ये हवा, जो गर्म हवा जब होती है, यहाँ पे जब लाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, हीट होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है एयर का, तो वाटर वेपर लेके ये वार्म एयर बन जाता है, और ये वार्म एयर हमेशा राइज करता है। तो यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट याद रखना है कि वार्म एयर जहाँ पे भी आपको मिलेगा, वार्म एयर जहाँ पे भी आपको मिलेगा, ये पहला कंसेप्ट है, ठीक है, वो हमेशा क्या करता है, वो राइज करता है, और ये जाके ऊपर जाके जब आगे चलता है फिर ये कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठंडा होने की वजह से ये अपने अंदर का जो लिक्विड होता है उसको रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, स्लीट, जो भी आप कह सकते हैं। एंड उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। और आपको ये पता होना चाहिए, अगर डायरेक्टली वाटर वेपर जो गैस है, अगर वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होता है, दैट इज नॉट कॉल्ड कंडेंसेशन, उसे हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। अब छोड़िए, वो बात अलग है। तो मकसद यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो ये प्रेसिपिटेशन हमारे पास आ गई, ये कैसे आ गई? एक पॉइंट इसमें आप ये सीख रहे हैं कि वार्म एयर राइज हो जाता है, फिर ऊपर जाके जो कोल्ड एयर होता है वो ऐसे जैसे ठंडा हो जाता है पानी, ये अपना ये ठंडी हो जाती है हवा, तो वो अपना पानी रिलीज कर देती है। ये पॉइंट याद रखेंगे, वार्म एयर राइजेस। और ये पॉइंट याद रखेंगे कि जो कोल्ड एयर होता है, कोल्ड एयर हमेशा कोशिश करता है कि वो सिंक करे,
सिंक मतलब उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं कोल्ड एयर में वो आपस में टाइट होते हैं, उनकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, और डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो नीचे आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वार्म एयर में अगर आप देखेंगे, इसमें वार्म एयर में आपकी डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी डेंसिटी लेस होती है। कोल्ड एयर जो होता है वो सिंक करता है, और इसमें डेंसिटी की बात करेंगे वो ज़्यादा डेंसली पैक्ड ये गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें। ठीक है, और यहाँ वार्म एयर जब ऊपर राइज करता है, सपोज इस रीजन से वार्म एयर ऊपर राइज किया, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे फिर एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होता है। समझ आ रहा है? यहाँ पे एक सक्शन क्रिएट किया जाता है कि भाई हमारे यहाँ पे एयर तो ऊपर चला गया, अब आसपास की जो हवाएं हैं वो कोशिश करेंगी इस लो प्रेशर रीजन के पास आने की। तो लो प्रेशर जो क्रिएट होता है बाय द वार्मिंग ऑफ दिस एयर, बाय द राइजिंग ऑफ दिस एयर, उसकी वजह से आसपास के रीजन से क्या होता है कि यहाँ पे हवाएं आने शुरू हो जाती हैं। तो विंड्स की डायरेक्शन इस लो प्रेशर एरिया की तरफ होती है। ये एक पॉइंट याद रखेंगे। अब यहाँ कोल्ड एयर जहां पे भी सिंक करता है, सपोज दिस इज द रीजन, यहाँ पे ये कोल्ड एयर सिंक हुआ, द कोल्ड एयर हैज सिंक्ड हियर। नाउ व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर कि इस रीजन पे लो प्रेशर नहीं है, इस रीजन पे हाई प्रेशर डेवलप हो गया। और जहां पे भी हाई प्रेशर डेवलप होता है, कीप दिस इन योर माइंड कि वहां पे पार्टिकल्स बहुत टाइट होते हैं, वो चाहते हैं कि हम फ्री हो जाएं, और इसलिए वहां से जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, या हम कह सकते हैं जो वहां पे जो भी एयर में हवा जो वहां पे है, वो कोशिश करेंगे, क्या करेंगे कि हम यहां से बाहर निकलेंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पे विंड्स की जो डायरेक्शन होती है वो इस हाई प्रेशर से बाहर दूसरी जगहों की तरफ होती है जहां पे लो प्रेशर होता है। कीप दिस इन योर माइंड। तो यहाँ पे ये दो नतीजे आप निकालेंगे कि कोल्ड एयर के साथ क्या होता है, वार्म एयर के साथ क्या होता है, और कहाँ से कहाँ हवा जाने की कोशिश करेगी। कि हमेशा आप देखेंगे कि ये याद रखेंगे, यहाँ पे पॉइंट में लिखूंगा कि हमेशा आप देखेंगे कि जहां पे कोल्ड एयर होगा, ये आगे लगेगा मैं जब आपको साइबेरिया के बारे में बताऊंगा। ये जो है, ये कोल्ड एयर जो है, या सेंट्रल एशिया के बारे में बताऊंगा। कोल्ड एयर हमेशा क्या करेगा, ये हमेशा वार्म एयर जहाँ पे होता है, क्योंकि कोल्ड एयर जहाँ पे होगा वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट आप कह सकते हो, कोल्ड एयर कह सकते हो, वहाँ पे अक्सर क्या होता है कि वहाँ पे प्रेशर कम होता है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। और वार्म एयर जहाँ पे होता है वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। और अल्टीमेटली ये जो है, ये हवा जो विंड की डायरेक्शन होती है वो होती है कहाँ से, कोल्ड एयर से, कोल्ड रीजन से वार्म रीजन की तरफ। यहाँ जहाँ पे कोल्ड एयर है वहाँ से वार्म एयर की तरफ। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आप समझेंगे, क्योंकि आपको मैं बताऊं, यहाँ पे हमने देखा, ये देखिए, यहाँ पे हमने देखा इवापोरेशन हो रही है, वाटर वेपर्स में वाटर कन्वर्ट हो रहा है, फिर जाके कंडेंसेशन जरूरी नहीं है कि वहीं वाटर पे बॉडी पे हो जाएगी, ये थोड़ा सा दूर जाके वहां पे कंडेंसेशन करेगा और वहां पे अपना वाटर रिलीज करेगा। ठीक है, हमारे ऊपर जो बादल होते हैं, बादल चढ़ते हैं, फिर ये एक ही जगह पे नहीं रहते हैं, ये मूव करते हैं एंड मूवमेंट इनका जो होता है वो ये डिटरमाइन करता है कि प्रेशर किस साइड में कम है, उस साइड में ये हमारे बादल चले जाते हैं, सुभान अल्लाह, और वहां पे बादल जाके ये बरस जाते हैं। तो आपको समझ आना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ दिस क्लाउड्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ब्रिंगिंग रेन्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। हॉरिजॉन्टल जमीन पे मूव होना इनका, और हॉरिजॉन्टल मूव होने के लिए विंड्स का होना बहुत जरूरी है। यही हमारे कुरान पाक में भी लिखा है कि हवाओं का होना बहुत जरूरी है मौसम के लिए। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ विंड्स ऑफ एयर, जिसे हम विंड भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम विंड कहते हैं। विंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंट रीजन्स पे रेन कराने के लिए या प्रेसिपिटेशन कराने के लिए। अब ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपने मतलब लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जमीन पे कुछ प्रेशर बेल्ट्स होते हैं, जमीन पे कुछ प्रेशर बेल्ट्स होते हैं जो परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स होते हैं, जो कि अगरचे थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन, अपनी जो पोजीशन वो चेंज करते हैं, लेकिन मोर और लेस वो परमानेंट होते हैं जमीन पे। और वही प्रेशर बेल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जमीन पे कुछ कुछ परमानेंट विंड्स काज करने के लिए। ठीक है, कुछ परमानेंट विंड्स काज करने के लिए, जो कि जमीन पे डिफरेंट रीजन्स में जो डिफरेंट मौसम है, डिफरेंट टाइप पैटर्न्स ऑफ क्लाइमेट है, उस पर वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस डालते हैं। अब देखिए ये क्या कह रहा हूं मैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा मेहरबानी करके। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्लाइमेट अगर किसी को ज्यादा मतलब कंफ्यूजन है उसमें, बचपन से आप पढ़ते हैं, थोड़ा सा आज क्लियर हो जाएगा जो जो पॉइंट्स मेन होते हैं। अब देखिए ये है फॉर एग्जांपल हमारी जमीन, आपको पता है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि यहाँ पे 0 डिग्री के आसपास एक छोटा रीजन ऐसा बनता है जहाँ पे बहुत ही लो प्रेशर क्रिएट होता है ड्यू टू द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, फॉर कंटिन्यूसली फॉलिंग डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, क्योंकि इक्वेटर पे सन मोर और लेस कंटिन्यूसली फॉल होता है, वहाँ पे समर्स कंटिन्यूस होते हैं, वहाँ पे विंटर होता ही नहीं है, और दिन भी बहुत बड़े होते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जब सनलाइट यहाँ पे पड़ेगी इक्वेटर के ऊपर, तो आप मुझे खुद बताएं, मैंने आपको कहा कि जब भी कहीं पे गर्म हवाएं बनती हैं तो वो गर्म हवाएं जो हैं क्या वो वहीं पे बैठती हैं, सिंक करती हैं, कि वो राइज करने की कोशिश करती हैं। आपको
अच्छे से पता है कि वो एक जगह पे वो नीचे नहीं रहेंगे, वो ऊपर राइज होने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, ये सपोज इक्वेटर है, दिस इज सपोज इक्वेटर, यहाँ पे जो हवाएं हैं ये राइज करने की कोशिश करेंगी। समझ आ रहा है? और अगर आप देखेंगे, अगर यहां से हवाएं राइज कर रहे हैं तो मुझे बताइए इस रीजन में प्रेशर लो होगा कि लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि हाई प्रेशर? इस रीजन में लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। समझ आ रहा है? तो लो प्रेशर क्रिएट इसमें हो रहा है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं इक्वेटोरियल, ऐसे लिखूंगा मैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब ये जो हवाएं ऊपर गई, ये कहीं ना कहीं पे तो सिंक करेंगी ही, ठीक है। ये देखा गया है कि अबाउट 30 डिग्री से लेके 35 डिग्री नॉर्थ एज वेल एज साउथ एक प्रेशर बेल्ट होता क्रिएट होता है, जो कि इन हवाओं की सिंक होने की वजह से क्रिएट होता है, जिसे हम कहते हैं, आप सबको पता होगी, दैट इज कॉल्ड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इसे कहते हैं सब ट्रॉपिकल, ये सब ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है। मैंने आपको जब बताया था, जब पढ़ाया था, मैंने कहा था कि टेम्परेट रीजन के जो पहले रीजन होते हैं अबाउट 30 डिग्री तक जो होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सब ट्रॉपिकल रीजन। तो यही 30 डिग्री के आसपास, 30 से 35 तक, ये है, दिस इज कॉल्ड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। यहां से भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। पॉर्डन में मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ ज़्यादा, ये आप जहन में रखेंगे, आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पे ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, ये क्रिएट हुआ बिकॉज ऑफ द थर्मल कंडीशंस, जो कि यहाँ पे हीट होती है। अब यहाँ पे एयर राइज हो गया और ये अल्टीमेटली आपको पता है ये सिंक हो जाएगा यहाँ से भी, एंड ये सिंक हो रहा है यहाँ से भी, एंड दिस इज वाई कि इन दो रीजन्स पे क्या हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होते हैं। अब इसके अलावा एक खास किस्म का प्रेशर बेल्ट कहाँ पे है, दैट इज नियर द पोल्स, बोथ पोल्स। जहां पे आप मुझे खुद बताएं, क्या यहाँ पे पोल्स पे गर्म हवाएं होती हैं कि सर्द हवाएं होती हैं? यहाँ पे सर्द हवाएं होती हैं, इजंट इट? और मैंने आपको कहा कि सर्द हवाएं जहां होंगी वहां पे प्रेशर डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां पे प्रेशर कम होगा कि ज्यादा होगा? ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे एक और बेल्ट क्रिएट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। यहाँ पे भी क्रिएट होगा पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ये इजी है, यहाँ पे लो बीच में, फिर हाई है, फिर पोल्स पे क्या क्या कहते हैं, हाई प्रेशर बेल्ट है। तो पोल्स पे आपको पता है हाई प्रेशर बेल्ट है, लेकिन पोल्स और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के दरमियान एक और बेल्ट क्रिएट किया जाता है, जो कि पोल्स के पास थोड़ा सा नीचे है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड 66 से लेके 65 डिग्री तक एक और प्रेशर बेल्ट क्रिएट किया जाता है, ठीक है। वो मैं बताऊंगा कैसे क्रिएट होता है। उस प्रेशर बेल्ट को आप क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो ये है यहाँ पे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, यहाँ पे क्या है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। समझ आ रहा है? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, फिर है हाई सब ट्रॉपिकल हाई, फिर है अगेन लो, सब पोलर लो, फिर है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ये कुछ बेल्ट्स हैं जमीन के जो कि यहाँ पे क्रिएट होते हैं। अब ये वाला बेल्ट जो बीच वाला है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये आपको समझ आ गया कि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, द इंक्रीज इन द टेम्परेचर एट दिस रीजन, हीटिंग की वजह से। और यहाँ पे ये एयर सिंक हो गई। अब यहाँ पे आप मुझे बताएं, पहले यहीं पे लेते हैं, यहाँ पे आप मुझे बताइए कि ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, यहां से हमेशा विंड्स कोशिश करेंगी कि हम लो प्रेशर की तरफ जाएं। तो यहां से भी लो प्रेशर बेल्ट है और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट यहां पे भी है, तो दोनों डायरेक्शंस में ये विंड्स जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे, यहां पे आप कंसंट्रेट कीजिए कि यहां पे इस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से विंड्स जो है ये इक्वेटर की तरफ हमेशा चलने की कोशिश करेंगे। दीज आर कॉल्ड ट्रेड विंड्स। इन्हें क्या कहते हैं? ट्रेड विंड्स। क्योंकि ये इनका मूवमेंट जो होता है वो मोर और लेस कांस्टेंट तरीके से होता है, तो ये शिप्स वगैरह समुद्र में उनके मूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिस तरह से हम इनको कहते हैं, दीज आर कॉल्ड ट्रेड विंड्स। अब यहां से ये मूवमेंट मैं दिखा रहा हूं इस डायरेक्शन में, ये तो सीधे आना चाहिए था, इट शुड बी लाइक दिस, बट मैं ये इस तरह से क्यों दिखा रहा हूं? यू नो कि जमीन जो है, जमीन का मूवमेंट वेस्ट टू ईस्ट इस डायरेक्शन में हो रहा है, और अगर ये ऐसे मूवमेंट होना था जमीन के मूवमेंट की वजह से, जो कि जमीन रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, उस मूवमेंट की वजह से ये अल्टीमेटली इसकी डायरेक्शन थोड़ी इस डायरेक्शन में होती है। ये इसे कहते हैं कोरियोलिस फोर्स, वो आप पढ़ेंगे आगे, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स, उसमें फेरल्स लॉ इंपॉर्टेंट है, कैसे होता है, ठीक है। वेस्टर्लीज का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेस्टर्लीज, ऐसे तो लगता है कि हम ये ट्रेड विंड्स को इजीली समझ सकते हैं कि ये मूवमेंट करते हैं, लेकिन वेस्टर्लीज का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी में आपको जो इक्वेटर का सरकमफ्रेंस है विद रिस्पेक्ट टू बाकी जो रीजन्स है वो समझना पड़ेगा, फिर उसको में समझ आएगा कि क्यों हमें वेस्टर्लीज की डायरेक्शन वैसी होती है। अब देखिए यहाँ पे पहले हम इनकी बात करते हैं, इन्हें हम कहते हैं ट्रेड विंड्स। यहाँ पे क्या होता है कि मूवमेंट जो होता है ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, इनका मूवमेंट थोड़ा सा इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जब हम देखते हैं, यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट है, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, यहाँ से हवाएं कोशिश करेंगी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ भी जाने की, और वहां से जाने के लिए जो नेक्स्ट विंड्स यहाँ पे जाती हैं उन्हें हम कहते हैं, दे आर कॉल्ड वेस्टर्लीज, दीज आर कॉल्ड वेस्टर्लीज। तो पहले कौन सी विंड्स हैं? यहाँ पे इसमें है ट्रेड विंड्स यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी ट्रेड विंड्स हैं, और नेक्स्ट रीजन में क्या है? दीज आर कॉल्ड वेस्टर्लीज। क्यों कहते हैं इनको वेस्टर्लीज? क्योंकि
इनकी डायरेक्शन जो है ये ऐसा लगता है ये वेस्ट से आ रही है। आपको पता है दिस इज़ द ईस्ट, जब हम कहीं पे भी देखते हैं ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और स्ट्रेट जाने के बजाय ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ दिख लगते हैं जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ज़मीन का जो मोमेंट है दैट इज़ कोरियोलिस फोर्स जो है वो यहाँ पे इनकी डायरेक्शन चेंज करता है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट जो है, यहाँ से भी कुछ हॉरिजॉन्टल विंड्स आपके जो है वो किस डायरेक्शन में जाएंगी, लो प्रेशर की तरफ जाएंगी। तो यहाँ से जो विंड्स होती हैं उनकी डायरेक्शन ऐसे होती है, उनकी डायरेक्शन ऐसे होती है, सेम बिकॉज ऑफ दिस कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स को अगर आप थोड़ा गोटाफिकेशन में रखना याद रखने की कोशिश करेंगे तो सिंपली आप याद रखेंगे कि जो भी विंड्स अकॉर्डिंग टू कोरियोलिस फोर्स, जो कि ज़मीन के रोटेशन की वजह से होता है, कि जो भी विंड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलती हैं, कोरियोलिस फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो भी विंड्स चलती हैं वो अपनी डायरेक्शन राइट में चेंज करती हैं, राइट की तरफ मुड़ती हैं, ठीक है। और साउदर्न हेमिस्फीयर जो है कोरियोलिस फोर्स की वजह से, एक मिनट ठीक है, हो रहा है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में विंड्स होती है वो हमेशा अपनी डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ चेंज करती है, ठीक है। ये आप ऐसे गोटा याद रख सकते हैं कि ऐसा है कंसेप्ट। इसके पीछे क्या कंसेप्ट है वो इंशाल्लाह बताऊंगा कभी, अभी नहीं। देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट, अब इसी तरह से यहाँ से भी कुछ विंड्स आएंगे इस पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से किसकी तरफ, इन सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ, और इनकी डायरेक्शन भी ऐसी कुछ होती है। और ये आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये ईस्ट से विंड्स आ रही हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, यहाँ पे ये है ईस्टर्लीज, दीज आर ईस्टर्लीज एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ईस्टर्लीज, तो इनको कहते हैं ईस्टर्लीज। अब देखिए ये तो हमने हॉरिजॉन्टल विंड्स यहाँ पे दिखा दी, लेकिन ये जो विंड्स फर्दर यहाँ पे कुछ साइकिल्स बनते हैं, यहाँ पे चूंकि ये लो प्रेशर बेल्ट है, इस लो प्रेशर बेल्ट के पास क्या होने वाला है, यहाँ पे चूंकि यहाँ से भी विंड्स आ रही हैं, तो आप देख रहे हैं कि इसमें आपके सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से भी विंड्स आ रही हैं और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से भी विंड्स आ रही हैं। तो यहाँ पे भी आपके जो विंड्स हैं, यहाँ पे लो प्रेशर इसलिए मेंटेन रहता है कि यहाँ पे ये जो विंड्स वहाँ पे आती हैं अल्टीमेटली ये राइज हो जाते हैं, यहाँ पे एयर राइज होता है, और राइज जो एयर यहाँ पे हो गया ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द विंड्स, जो हॉरिजॉन्टल विंड्स वहाँ पे नीचे से आ रही हैं, तो ये एयर राइज होके अल्टीमेटली इन दो हाई प्रेशर बेल्ट्स पे आ जाता है। तो यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी हाई प्रेशर बेल्ट्स पे आ जाता है। समझेंगे कि सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट से जो है हवाएं नीचे से आ रही हैं दोनों डायरेक्शन में, यहाँ पे लो प्रेशर इसलिए क्रिएट होता है नॉट बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, यहाँ पे इसे कहते हैं डायनेमिक रीज़न होता है। यहाँ पे ये लिफ्ट हो जाती हैं, ये जो एयर होता है ये लिफ्ट हो जाता है, और अल्टीमेटली ये जो हवाएं ऊपर जा रही हैं ये अल्टीमेटली दोनों रीजन्स पे सिंक हो जाती हैं, जहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट्स हैं, एक तो पोलर साइड में भी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट और यहाँ पे भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो यहाँ पे कुछ सेल्स क्रिएट हो जाती हैं। एक तो ये वाली सेल जो है आप ऐसे देखेंगे, ये वाली सेल जो क्रिएट हो रही है यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड हेडलीज सेल। क्या कहते हैं इसे, हेडलीज सेल। इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट सेल जो क्रिएट होती है ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो सेल क्रिएट हो रही है, ठीक है, इसे हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड फेरल सेल, इसे कहते हैं फेरल सेल। और यहाँ पे जो ये सेल क्रिएट होती है, यहाँ से ऐसे विंड्स आना फिर ऐसे जाके यहाँ आ जाना, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पोलर सेल। यहाँ पे 3 सेल्स क्रिएट होती हैं। तो आपको याद रखने की हमें ज़रूरत नहीं लगेगा, लेकिन अगर जहन में रखना चाहते हैं कि एक होती है हेडली सेल, दूसरी होती है फेरल सेल एंड तीसरी होती हैं पोलर सेल्स। अब ये चीज़ें मैंने आपको क्यों कहा कि हमें यहाँ पे ये बायोम्स में ये कहाँ पे इनकी ज़रूरत आएगी। देखिए यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जहन में रखनी है मेहरबानी करके। ये देखिए आपको मैं इक्वेटोरियल रीजन के आसपास जहाँ पे भी हम देखेंगे तो वहाँ पे मौसम में जो चेंजेस आती होंगी, मौसम में जो प्रेसिपिटेशन वगैरह, उसमें खास रोल किनका होता होगा, ट्रेड विंड्स का। और आपके नेक्स्ट रीजन में जब हम हायर अल्टीट्यूड पे जाएंगे थोड़ा सा, तो किन का रोल होगा, दैट विल बिकॉज ऑफ दिस वेस्टर्लीज। अगर मैं बताऊंगा टेम्परेट ग्रासलैंड्स में यहाँ पे रेनफॉल इसकी वजह से वेस्टर्लीज की, तो वेस्टर्लीज आप कंफ्यूज नहीं होना, ये यही विंड्स हैं। इसी तरह से हम उसके ऊपर इनका ज़्यादा रोल नहीं रहता है, क्योंकि ईस्टर्लीज जहाँ पे भी होती हैं यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आपके 65 डिग्री के ऊपर ज़्यादा हैबिटेशन नहीं है, तो टंड्रा वगैरह है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा रोल नहीं रखती हैं ह्यूमंस के लिए ईस्टर्लीज। लेकिन हाँ, आप अगर याद रखना चाहिए मेहरबानी करके, ये एक करंट अफेयर्स का टॉपिक यहाँ पे आजकल है, जिससे हम कहते हैं पोलर वोटेक्स, या जिसे हम कहते हैं पोलर वोटेक्स के बारे में आप पढ़िएगा, और पढ़िएगा स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग। स्ट्रेटो की यहाँ पे कुछ जेट स्ट्रीम्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल वाली और पोलर वाली जेट स्ट्रीम्स, उनके बारे में ज़्यादा मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा, वो ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे हमारे बायोम्स में, ठीक है। थोड़ा सा उनका वो याद रखेंगे कि वो होते हैं इन रीजन्स के ज़रिए वहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट कुछ विंड्स चलती हैं ऊपर वाले रीजन्स में, बहुत ज़्यादा ऊपर, वो बहुत ही फास्ट चलती हैं, बहुत ही हाई स्पीड में होती हैं, उनको हम कहते हैं जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। एक होते हैं जिसे हम कहते हैं पोलर जेट स्ट्रीम्स, दूसरे होते हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। ये हो गए आपके सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स और ऊपर वाले हो गए पोलर जेट स्ट्रीम्स। इनका ज़्यादा रोल नहीं रहेगा, लेकिन मैं आपको मानसून टाइप ऑफ बायोम पढ़ूंगा, इंडिया एंड रिलेटेड जो भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, तो थोड़ा सा वहाँ पे इस चीज़ की मैं जिक्र करूँगा, जेट स्ट्रीम्स की। ये कुछ हवाएं होती हैं जो कि अपर एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा तेज़ चलती हैं वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। इनका बनना कैसे है वो आपको ज़रूरी नहीं यहाँ पे समझना, ठीक है।
अब ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई, अब इनको थोड़ा अप्लाई करेंगे हम फिर आगे अपने बायोम्स में समझने के लिए। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ क्लियर हो गया आपको कि ट्रेड विंड्स कहाँ से चलती हैं, ईस्टर्लीज कहाँ से चलती हैं, वेस्टर्लीज कहाँ से चलती हैं, और ये जो विंड्स हैं ये विंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेसिपिटेशन कराने के लिए, ट्रेड विंड्स एंड वेस्टर्लीज स्पेशली, ठीक है। और इनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड प्रिवेलिंग विंड्स। तो एक पॉइंट यहाँ से आपको निकल गया प्रेसिपिटेशन या क्लाइमेट के बारे में जो इंपॉर्टेंट, दैट इज ट्रेड विंड्स हैं, ट्रेड विंड्स जो कि इक्वेटोरियल रीजन में होते हैं, दूसरे वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज हैं, और कुछ हद तक ईस्टर्लीज। इनका ज़्यादा रोल अगर नहीं होता है लेकिन मैं लिखूंगा ही। इनको हम क्या कहते हैं, दीज ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड परमानेंट विंड्स, परमानेंट, परमानेंट, या इनको हम कहते हैं प्रिवेलिंग विंड्स, प्रिवेलिंग विंड्स। ये जो विंड्स हैं इन सब का अहम रोल रहता है रेनफॉल काज करने के लिए, आपकी कोई भी किस्म की प्रेसिपिटेशन जो डिफरेंट रीजन्स में होगी उसके लिए इनका बहुत अहम रोल रहता है, ठीक है। ये पॉइंट्स है में रखेंगे। नेक्स्ट थिंग आपको ये समझना होगा कि मैं एक जगह पे आपको बताऊंगा कि ट्रेड विंड्स की मॉडिफाई हो जाती हैं, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ विंड्स बनते हैं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्लाइमेट के लिए, जिसे हम कहते हैं मूनसून, उन्हें कहते हैं मूनसून, मानसून MON है कि ये आप करेक्ट कीजिएगा, मूनसून ट्रेड विंड्स। इस जो हमारे इंडिया में जो क्लाइमेट है मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, वो कुछ मॉडिफाइड ट्रेड विंड्स की वजह से यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होती है, दैट इज, तो वो मैं बताऊंगा आगे साउथ वेस्ट जो ट्रेड विंड्स होती हैं। ये चीज़ें यहाँ पे किसी भी जगह पे प्रेसिपिटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको एक और पॉइंट याद रखना है, कहीं पे मैं बताऊंगा यहाँ पे साइक्लोन्स हैं प्रेसिपिटेशन के लिए। यहाँ पे जो रेन बारिश हो रही है ये साइक्लोन्स की वजह से हो रही है। साइक्लोन्स आपके आएंगे, याद रखिएगा, ट्रॉपिकल रीजन में भी बनेंगे, ट्रॉपिकल रीजन में भी बनेंगे जो कि इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, और सब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी होंगे। सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल हो गया वो रीजन जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान है। उसके ऊपर जो टेम्परेट रीजन है वहाँ पे जो साइक्लोन्स बनते हैं दोज आर कॉल्ड सब ट्रॉपिकल, या उनको टेम्परेट साइक्लोन्स भी कहते हैं, टेम्परेट साइक्लोन्स भी कहेंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या टेम्परेट साइक्लोन्स। अब ये साइक्लोन्स क्या होते हैं एक मिनट, साइक्लोन्स क्या होते हैं, ये लो प्रेशर रीजन्स होते हैं। देखिए सूरज की गर्मी से, रोशनी से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है किसी वाटर बॉडी पे, इसके लिए वाटर बॉडी का होना बहुत ज़रूरी है। किसी वाटर बॉडी पे एक रीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होता है कि आपको मैंने कहा कि यहाँ पे हवाएं गर्म होंगी और वो राइज करने की कोशिश करेंगी, और हवाएं जब ऊपर जाती हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी जब कंटिन्यूसली पड़ती है तो यहाँ पे हवाएं बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की कोशिश करती हैं, जल्दी जल्दी ऊपर जाने की, तो यहाँ पे बहुत ही रैपिडली हाई प्रेशर क्रिएट होता है। और हाई प्रेशर क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आसपास की विंड्स कोशिश करती हैं कि इस रीजन की तरफ आने की कोशिश करती हैं। लेकिन अब जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक जगह आपको कहा, फॉर एग्जाम्पल दीज आर ईस्टर्लीज, ईस्टर्लीज की ईस्ट से जैसे लगती है डायरेक्शन, और ये वेस्टर्लीज हैं, ठीक है, इनकी डायरेक्शन ऐसे होगी। अब जहां पे ये मिल, सपोज इस रीजन में ये लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है ठीक है। अब नेक्स्ट में ये विंड्स जो है इनकी अपनी डायरेक्शन ऐसे है, ये ईस्टर्लीज हैं, ये वेस्टर्लीज हैं, इनकी डायरेक्शन ऐसे है। लेकिन जो ही इनको लगता है कि नहीं भाई यहाँ बीच में प्रेशर थोड़ा सा लेस क्रिएट हो रहा है, हमें क्या करना है, मेरी डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए, ऐसे 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 ऐसे, ये वेस्टर्लीज सोचती है। लेकिन करते हैं क्या है, अल्टीमेटली इनकी डायरेक्शन थोड़ी ये इस प्रेशर की वजह से, लो प्रेशर की वजह से ये इनकी डायरेक्शन चेंज होती है, क्योंकि ये कोशिश करती हैं इसमें लो प्रेशर रीजन में आने की, अब इनकी डायरेक्शन इस लो प्रेशर की वजह से कम हो जाती है। इसी तरह से आपकी जो फॉर एग्जांपल यहाँ से ईस्टर्लीज हैं, इनको ऐसे जाना था, ऐसे जाना था, ये ऐसे नहीं जाएंगे, ये कोशिश करती हैं बैंड करना इसी की तरफ, जिसे हम कहते हैं कौन सा रीजन, दिस लो प्रेशर रीजन, जो कि हाई टेम्परेचर की वजह से एक वाटर बॉडी पे क्रिएट हो रहा है, किसी ओशन में क्रिएट हो रहा है। और इस वजह से ये विंड्स एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनमें क्या होता है, साइक्लोन जो होते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एक्वायर करते हैं। ऐसा ही जब हम साउदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो आपको वहाँ पे लगेगा कि वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे ईस्टर्लीज ऐसे जा रही हैं और वेस्टर्लीज ऐसे जा रही हैं, तो वहाँ पे जो डायरेक्शन उनमें विंड्स में जो कि साइक्लोन्स क्रिएट होंगे वो किस डायरेक्शन में होंगी, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे आपका ये क्लॉकवाइज है कि नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। ये चीज़ें अगर आप समझेंगे भी नहीं तो टेंशन नहीं है, लेकिन ये समझेंगे कि यहाँ पे जब ये अब लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, यहाँ से हवाएं ऊपर जा रही हैं, ऊपर जा रहे हैं, ये कोशिश करती हैं ये हवाएं अंदर आने की इस वाटर बॉडी पे, तो अंदर जब आने की कोशिश ये कर रही हैं, लेकिन जितना ये अंदर अंदर आ रही हैं वहाँ पे ज़्यादा गर्मी है, तो ये खुद भी गर्म होकर ये हवाएं ऊपर जाती हैं, ये अल्टीमेटली यहाँ बीच में पहुँचती नहीं है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे हवाएं ऊपर ही जा रही हैं, ये डायरेक्शन हवाओं की ऊपर ही हो रही है, और ये बहुत ज़्यादा अपने साथ वाटर वेपर्स लेते हैं, क्योंकि गर्म भी हो रहे हैं, वाटर बॉडी भी गर्म है, तो वाटर वेपर्स इवापोरेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स ऊपर लेते हैं एंड दे कैन कॉज हैवी रेनफॉल इन द नियर बाई रीजन्स, जो आसपास के रीजन्स होते हैं, जो कि नियर बाई रीजन्स होंगे तो वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है इसकी वजह से। दिस इज कॉल्ड साइक्लोनिक रेनफॉल, दिस इज कॉल्ड साइक्लोनिक रेन। तो एक और चीज़ जो आपको यहाँ पे समझना है कि साइक्लोन्स में कहीं पे बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, ये है चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, यहाँ पे साइक्लोन्स का होना बहुत जरूरी है, यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर साइक्लोन्स बनते हैं।
ठीक है, तो आप समझेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एज वेल टेम्परेट साइक्लोन्स, तो वहाँ पे आप समझेगा कि ये एक चीज़ ऐसा है, ये कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो रेनफॉल काज करता है, बस ये ध्यान में रखेंगे। तो साइक्लोन्स जो हैं ये भी हमें कहीं कहीं पे इसकी जिक्र भी होगी, ये भी रेनफॉल या रेनफॉल काज करता है और हैवी रेनफॉल काज करता है। इंडिया में जो साइक्लोन्स होती हैं वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होती है ना। अब नेक्स्ट कंसेप्ट और एक कंसेप्ट आप जहन में रखेंगे जो कि मुझे आगे यूज होगा, जिसे हम कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। देखिए आपको पता है अगर ये जमीन है, दिस इज लैंड, ओके, दिस इज लैंड एंड हियर आई हैव वाटर, ये वाटर है, ये जमीन का टुकड़ा है, ये पानी की कोई वाटर बॉडी है। अब यहाँ पे भी सूरज की रोशनी पड़ेगी और यहाँ पे भी सूरज की रोशनी पड़ रही है। आपको ये जहन में रखना है कि जो लैंड होती है, जो जमीन होती है, इसकी स्पेसिफिक हीट जो होती है वो कम होती है दैन एज कंपेयर टू वाटर, और वो आप सीखेंगे, आराम से खुद देखेंगे। स्पेसिफिक हीट वाटर का ज़्यादा होने की वजह से वाटर जो है ये ना ही जल्दी गर्म हो जाता है और ना ही जल्दी सर्द हो जाता है। लैंड की स्पेसिफिक हीट कम होने की वजह से लैंड जो है ये जल्दी गर्म भी हो जाती है और जल्दी सर्द भी हो जाती है। तो यहाँ पे जब धूप पड़ेगी, सन की रेज यहाँ पे भी पड़ रही हैं और सन की रेज यहाँ पे भी पड़ रही हैं। आप मुझे बताइए कि ईजिली हॉट कौन हो जाता है? ईजिली हॉट आपकी ज़मीन हो जाती है जो आपकी लैंड होती है खुशकी, और ईजिली हॉट भी हो जाती है। एंड यहाँ कैसे क्विकली हॉट, होस्ट कहाँ लिखा मैंने, एक मिनट ठहरिएगा, HO, ईजिली हॉट एंड कोल्ड, यहाँ कह सकते हैं क्विकली हो जाता है, क्विकली हॉट भी हो जाता है और कोल्ड भी हो जाता है। यहाँ पे क्या है, इसमें लॉन्ग टाइम लगता है, इसको लॉन्ग टाइम किसके लिए? टू हीट अप, गर्म होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एंड टू कूल डाउन। अब ये इसका क्या फ़ायदा है, ये चीज़ जो है इससे क्या चीज़ें होती हैं, इससे क्या होता है हमारे क्लाइमेट पे, इस पर क्या असर पड़ता है? तो यहाँ पे आप समझेंगे, मैं आपको जब सेंट्रल रीजन्स की बात करूंगा, कंटिनेंट के सेंटर्स की बात करूँ, जैसे आप हमारा सेंट्रल एशिया है, ठीक है, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आपके टेम्परेट ग्रासलैंड्स जो हैं, यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ही ज़्यादा भी हो सकता है और बहुत ही कम भी हो सकता है। जो ज़मीन का टुकड़ा जहाँ पे होगा, याद रखेंगे, अब इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो ज़मीन का टुकड़ा है, यहाँ पे सपोज वाटर है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर है। जितना आप ज़मीन के टुकड़े, इस सॉलिड जो लैंड के अंदर अंदर जाएंगे, जितना आप बीच में जाएंगे, उतना वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट होगा समर्स में और बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा विंटर्स में। एक तो ये चीज़, इवन ये एनुअली नहीं है, इवन डेली, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती होगी, ठीक है, और रात को सर्दी होती होगी। तो यहाँ पे रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है ये एक्चुअली इसे कहते हैं कंटिनेंटैलिटी इफेक्ट, CONTINENTALITY, कंटिनेंटैलिटी। देखिए मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज ये चीज़ें मुझे नहीं पढ़ानी है, ये थोड़ा सा आपको इसलिए पढ़ाना है ताकि अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजन भी होगा, यहाँ पे आप ये नहीं समझना कि समझ नहीं आया, इतना समझना कि इसमें जो पॉइंट्स में लास्ट में निचोड़ बता देता हूँ वो आप जहन में रखेंगे। कंटिनेंटैलिटी इफेक्ट जो है, इसमें क्या होता है कि जितना आप कंटिनेंट के बीच में जाते हैं, उतना वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर फेवर किया जाता है। एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर फेवर्ड, मतलब क्या है एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर? वेरी हॉट, या हम कह सकते हैं हाई टेम्परेचर, हाई TEMP यहीं पे लिखते हैं, हाई टेम्परेचर होगा, या एंड वेरी लो टेम्परेचर। ये चीज़ें फेवर होती हैं कंटिनेंट के बीच में। और जितना आप यहाँ पे आसपास देखेंगे, जो वाटर बॉडी जहाँ पे भी होगी, उसके आसपास के रीजन्स जो होते हैं, ये सपोज वाटर बॉडी है, उसके आसपास के रीजन्स जो होते हैं, या वाटर बॉडी जहाँ पे भी ओशन होगा आसपास, लैंड के आसपास जो नज़दीक होंगे ओशंस के, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो ये ओशंस होते हैं, वाटर बॉडी जो होते हैं, ये एक मॉडरेशन इफेक्ट डालते हैं, जिसे हम कहते हैं मैरीटाइम इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट इफेक्ट। ये क्या होता है, ये कोशिश करते हैं, एक्सट्रीम्स को फेवर नहीं करते हैं, मॉडरेशन करते हैं, मॉडरेशन इन टेम्परेचर, ठीक है। इसको फर्दर डिग करना चाहेंगे तो करिएगा, समझने के लिए मैं टाइम नहीं है कि मैं आपको समझाऊँ कैसे फर्दर, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूँ मेहरबानी करके वो याद रखिएगा। मॉडरेशन इन टेम्परेचर की कोशिश करते हैं ये, ठीक है, कि ना ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, ना ही लेस टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। ये रेजिस्ट करते हैं, याद रखिए, रेजिस्ट हाई एंड लो, वेरी हाई एंड वेरी लो टेम्परेचर्स, कि ये चाहते हैं कि एक मीडियम सा टेम्परेचर मेंटेन किया जाए, मीडियम कंडीशंस क्रिएट की जाए। दिस इज कॉल्ड ओशनिक इफेक्ट और मैरीटाइम इफेक्ट। समझ आ रहा है? ये चीज़, इट इज़ द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, कि क्या होता है। नेक्स्ट पेज पे मैं बता देता हूँ, एक मिनट ठहरिएगा। या अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो आप याद रखना, यहाँ पे मैं हाईलाइट ये पॉइंट लिखता हूँ, कंटिनेंटैलिटी इफेक्ट एंड मैरीटाइम इफेक्ट।
एंड मैरीटाइम इफेक्ट। तो इसके रिलेटेड आपको ये पॉइंट भी याद रखना होगा जिसे हम कहते हैं सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ठीक है, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। क्या होती है सी ब्रीज और क्या होती है लैंड ब्रीज? सी ब्रीज को हम कहते हैं ऑन शोर विंड भी। क्या कहते हैं? ऑन शोर विंड, ऑन शोर विंड्स। एंड लैंड ब्रीज को कहते हैं ऑफ शोर विंड्स। याद रखिएगा, जो ये भी हमें यूज होगा। ऑन शोर विंड्स जो होते हैं यही रेनफॉल काज करते हैं। कि ये आपका समंदर है, ये आपका वाटर है, यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे आपकी लैंड है। ठीक है, क्या होता है आपको पता है, दिन में क्या होता है जब लैंड पे गर्मी पड़ती है तो आपको पता है कि जल्दी लैंड गर्म हो जाएगी। और ये क्या करते हैं, ये लैंड पे जब गर्मी हो जाएगी तो लैंड से जो एयर है वो रेज हो जाएगा ऊपर, लो प्रेशर क्रिएट होगा लैंड पे। एंड अल्टीमेटली जो यहाँ पे वाटर पे जो एयर होगा वो चूंकि जल्दी गर्म नहीं होता है तो वो ज़्यादा डेंस होगा एज कम्पेयर टू दिस लैंड। तो वो जल्दी क्या यहाँ से, ये आप फर्दर भी समझेंगे, यहाँ लैंड वाटर वाटर चलता है, वाटर से जो एयर होता है वाटर के ऊपर ये जाता है लैंड की तरफ दिन में। फिर इसी तरह इसको हम क्या कहते हैं, जो वाटर से लैंड की तरफ एयर जाता है, दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज और दिस इज कॉल्ड ऑन शोर विंड। ये पानी लेके ये अपने साथ, चूंकि ये समंदर के ऊपर से जाती है लैंड की तरफ, तो अपने साथ ये पानी लेती है, फिर वहाँ पे ये प्रेसिपिटेशन करके ये पानी छोड़ देती है। तो ये चीज़ें ये आप याद रखेंगे कि ये जो ऑन शोर विंड से दे कॉज रेनफॉल या किसी भी किस्म की प्रेसिपिटेशन जो होती है उनमें अगर ये वाटर बॉडी से नहीं जा रही है तो उस वक्त ये रेनफॉल लैंड पर नहीं काज करेगी। ठीक है, समझ आ रहा है, ये याद रखेंगे। अब लैंड से रात को अक्सर ये होता है कि रात को अक्सर ये लैंड से वाटर की तरफ हवाएं चलती हैं, क्योंकि लैंड जल्दी ठंडी हो जाएगी, जल्दी कोल्ड हो जाएगी, तो उसके ऊपर जो एयर पार्टिकल्स हैं वो भी ठंडे हो जाएंगे और ठंडे एयर में प्रेशर ज़्यादा होता है, आपको मैंने बताया। और वाटर जो है इसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है, तो ये कोशिश करेगा बहुत ही, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा ठंडा होने के लिए। और अल्टीमेटली क्या होगा कि वाटर के ऊपर थोड़े अभी गर्म पार्टिकल्स हैं, वहाँ पे लेस प्रेशर अभी भी है, तो हाई प्रेशर से लैंड से लो प्रेशर वाटर की तरफ रात को अक्सर विंड्स चलती हैं और इनको कहते हैं लैंड ब्रीज या ऑफशोर विंड्स। एंड डू नॉट कॉज रेनफॉल, डू नॉट, क्योंकि आप मुझे बताएं लैंड पे कौन से वाटर वेपर्स थे कि आप अपने साथ लेंगे और वहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगी। डू नॉट कॉज रेनफॉल, समझ आ रहा है? तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि आप ये जहन रखेंगे बस रात और दिन में ऐसा होता है, कहाँ जहाँ पे भी आपको ये कंसेप्ट आएगा कि एक लैंड है, लैंड से हवाएं जा रही हैं, ये सपोज ये वाटर है, ये लैंड है, जहां पे भी आपको मैं बताऊंगा कि वाटर से लैंड की तरफ हवाएं जा रही हैं तो आप समझेंगे, याद रखेंगे कि हाँ भाई लैंड पे पानी पहुंच रहा है तो इसका मतलब है ये हवाओं से, वाटर से होकर लैंड की तरफ जा रही हैं, तो यहाँ पे बारिश हो सकती है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो सकती है। और जहां पे भी मैं आपको बताऊंगा कि लैंड से ये हवाएं चल रही हैं वाटर की तरफ जा रही हैं, तो आप जहन में रखेंगे कि नहीं भाई वहां वाटर बॉडी के ऊपर, या अगर ये एक लैंड से दूसरी लैंड की तरफ हवाएं जा रही हैं, ठीक है, तो आप समझेंगे कि वहां पे बारिश या कोई किस्म की प्रेसिपिटेशन होने वाली नहीं है। देखो ये कहां पे अप्लाई होगा, जब मैं आपको ट्रेड विंड्स के बारे में बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि डेजर्ट्स आपके हमेशा इस रीजन में होते हैं, आपके वेस्टर्न रीजन में होते हैं। आप फिर बताएंगे क्यों, यहाँ पे ट्रेड विंड्स जाती हैं, चलो ये यहाँ पे रेनफॉल करेंगे, फिर आगे चलेंगे, जब तक ये यहाँ पहुंचेंगी तब तक इनमें क्या होगा, इनने अपनी नमी सारी छोड़ दी होगी। ये ऐसा लगेगा कि ये यहाँ की आप विंड्स हैं, यहाँ से चल रही है, यहाँ से, क्योंकि ये यहाँ से अपना पानी तो यहीं पे छोड़ दिया। अब ये इस कॉन्टिनेंटल रीजन के ऊपर जो है हवाएं जो है वो सूखी हवाएं हैं, ये तो अपना छोड़ चुके हैं, फिर यहाँ से जाके कॉन्टिनेंट से ऊपर से जाके ये अल्टीमेटली इस रीजन में, वेस्ट रीजन में फिर रेन नहीं करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे डेजर्ट्स होते हैं ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स। ये चीज़ें सारे मैं खामखा नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको लगे कि हमने इसलिए पढ़ाया आपको ताकि आप वो बायोम्स में जब मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मुझे जब तक खुद सेटिस्फेक्शन नहीं होते पढ़ाने में, मैं तब तक अच्छा नहीं लगता है मुझे। मैं आपको ऐसे बताऊंगा, आप वो चैप्टर 4-5 पढ़ो और वहाँ से जो बातें मेन बातें हैं वो यही हैं, यही चीज़ें आपको जहन में रखनी है अगर बायोम्स को, वो चैप्टर्स को अप्लाई करना है बायोम्स में सीखने के लिए। ठीक है, और ये चीज़ें अगर आपको समझ आ गई, एक और पॉइंट आप जहन में रखें मेहरबानी करके, उसे हम कहते हैं कि चाहे आप इक्वेटर की तरफ होंगे या आप पोल्स की तरफ होंगे, इक्वेटर में क्या होता है कि आपके हमेशा समर्स होते हैं, ठीक है, समर्स होते हैं। पोल्स, अगर आप एग्जैक्टली पोल्स पे जाओगे तो यहाँ पे हमेशा विंटर्स होते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं तो छोटे छोटे समर्स होते हैं। अब यहाँ पे कंसेप्ट जो सीखने वाली है वो ये है कि यहाँ पे आपके सपोज पोल्स पे विंटर्स हैं, जब आप मिड लैटिट्यूड्स में देखोगे यहाँ पे याद रखेगा यहाँ पे रेंज होता है, रेंज ऑफ, यहाँ पे समर्स है, मुझे बताइए यहाँ पे समर से हमेशा 18 डिग्री से ज्यादा आपको टेम्परेचर मिलता है कभी भी 18 डिग्री से कम नहीं होता। और यहाँ पे अगर आप रेंज देखेंगे मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर, यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, यहाँ पे क्लाइमेट में दिन में भी चेंजेस ज़्यादा नहीं आती और एनुअल में भी चेंजेस नहीं आते हैं, तो एक रेंज इसमें बहुत ही लो होता है। यहाँ पे भी रेंज बहुत कम होता है, यहाँ पे हमेशा विंटर्स हैं तो ज़्यादा क्लाइमेट होगा ही नहीं, तो रेंज यहाँ पे भी बहुत ही लो होता है। लेकिन जितना आप मिड लैटिट्यूड्स में जाते हो वहाँ पे रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है, रेंज ऑफ टेम्परेचर मिड लैटिट्यूड्स में भी इंक्रीज हो रहा है और आपके कंटिनेंट के बीच में भी इंक्रीज हो रहा है समझेंगे। वाटर बॉडी के पास रेंज ऑफ टेम्परेचर उतना इंक्रीज नहीं हो रहा है क्योंकि वो मॉडरेशन इफेक्ट डाल रहे हैं,
चाहे आपका एनुअल हो गया आपका डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर। लेकिन जितना आप कंटिनेंट के बीच में जाएंगे उतना रेंज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ऑल्सो जितना आप मिड लैटिट्यूड की तरफ है, ना वेरी हाई लैटिट्यूड ना वेरी लो लैटिट्यूड, नाइदर नियर द इक्वेटर नॉर नियर द पोल्स, वहां पे पता ही है क्या चीजें होंगी, बीच में आप देखेंगे तो वहां पे भी रेंज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ये भी आप जहन में रखिएगा एंड दैट इज ऑल, जो चीजें आपको याद रखने की कोशिश करनी है। अब यहां से मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था। एक मिनट कंसंट्रेट कीजिएगा मेहरबानी करके। देखिए जो मैं आपको ऑलरेडी बताया है यहाँ पे, लेट मी टेक अनदर कलर। ये देखिए, ये जो हमने अभी तक पढ़ा, थोड़ा सा मैं इसको आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था वही, ये देखिए, ये सपोज दिस इज आवर अर्थ, या इतना बड़ा नहीं देते हैं, छोटा बनाएंगे। ये सपोज हमारी जमीन है, ठीक है। आपको पता है सपोज यहाँ पे आपका इक्वेटर है, फॉर एग्जांपल दिस इज इक्वेटर, दिस इज 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो आपको मैंने बताया वहाँ पे कि जब आप 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में जाएंगे, अब मैं एक ही साइड में दिखाता हूँ, ठीक है। 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में जाएंगे, ये आपका 0 है, ये आपका 10 डिग्री है नॉर्थ एंड साउथ, यहाँ पे भी और साउथ में भी अगर आप जाएंगे तो आपको मैंने कहा यहाँ पे एक ही जोन आता है जिसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल जोन। क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल जोन। और यहाँ पे जो क्लाइमेट होगा दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ये वाला एक रीजन है, दिस इज कॉल्ड, ये पहला जोन जो है, ये वाला जोन ये है आपका, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वेटोरियल जोन है ये। और यहाँ पे हमेशा कौन सा क्लाइमेट है? इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये पहला पॉइंट। नेक्स्ट जब हम जाते हैं, मैंने आपको कहा था जब आप 30 डिग्री पे जाएंगे, नेक्स्ट हम लैटिट्यूड यहाँ खींचेंगे 30 डिग्री पे। जब हम 30 डिग्री तक जाते हैं, इस 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में जाते हैं, एक और जोन आ जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? हॉट जोन। क्या कहते हैं? हॉट जोन। हॉट जोन। और हॉट जोन में अगर आप देखेंगे, इसमें मैंने कहा था कि 3 रीजन्स बनते हैं, क्लाइमेटिक रीजन्स, 3 क्लाइमेटिक रीजन्स बनते हैं। एक आपका ईस्टर्न रीजन में जो बनता है, यहाँ पे मानसून होंगे, यहाँ पे इंडिया भी लाई करता है, तो ये आपका यहाँ पे मानसून है। मानसून ये वही है जो मैंने आपको पीछे दिखाया था, एक फिगर बनाई थी। अगर यहाँ पे मैं कुछ शॉर्ट में लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे टिडबिट्स जैसे लिखता हूँ, तो वो वही फिगर आप कंसिडर करिएगा, वहाँ से अच्छे से देखिएगा। मानसून है, बीच में क्या है? बीच में आपके आ जाते हैं जिसे हम कहते हैं सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट। मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट यहाँ पे आ जाता है, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ पे आता है सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट, और यहाँ पे आता है डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट, डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। ये रीजन से अच्छा, फिर मैंने इसके आपको बोला था हम 30 से लेके फिर जाते हैं 45 डिग्री पे, अनदर लैटिट्यूड खींचते हैं, नॉर्थ एज वेल एज साउथ में भी। मैं खाली नॉर्थ में दिखा रहा हूँ 45 डिग्री पे। उसको मैंने कहा था कि यहाँ पे और कुछ ये है 30 आपका, ये 45, और कुछ क्लाइमेटिक रीजन्स बनते हैं जिनमें हमने ऑलरेडी बताया था आपको 3 टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स बनते हैं। यहाँ पे ईस्ट साइड में आपका चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, यहाँ पे चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। और बीच में आपके ये सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है, याद रखेंगे कि यहाँ पे आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसके सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट के ऊपर जब हम देखते हैं, यहाँ पे आपका स्टीप टाइप ऑफ क्लाइमेट, स्टेपी कहते हैं, ऐसे स्टेप कहते हैं, खाली स्टेपी भी कहते हैं, कुछ कहते हैं स्टेप टाइप ऑफ क्लाइमेट, जहाँ पे आपके ट्रॉपिकल नहीं, यहाँ पे जहाँ पे आपके टेम्परेट ग्रासलैंड्स है, क्योंकि ये टेम्परेट रीजन में आता है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स है। दिस स्टेप टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। ये आपका मानसून, ये जो है यहाँ पे जो मैंने कहा मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, यहाँ पे आपको आपके ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट्स हैं, ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं, ये आगे मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट्स भी कहते हैं इनको, ठीक है। ये चीज़ें हैं यहाँ पे डेजर्ट बायोम होगा, यहाँ पे डेजर्ट्स में डेजर्ट बायोम होगा। यहाँ चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट में यहाँ पे आपके टेम्परेट कुछ फॉरेस्ट्स होते हैं, यहाँ पे टेम्परेट रेन फॉरेस्ट जनरली होते हैं। देखिए ये मैं कहाँ से आपको फिर इंशाल्लाह क्लियर करूंगा। यहाँ पे आपके टेम्परेट रेन फॉरेस्ट्स होते हैं। स्टेप टाइप ऑफ क्लाइमेट में टेम्परेट ग्रासलैंड्स होंगे, और इस साइड में लेफ्ट साइड में इसके जाते हैं, यहाँ पे आपका मेडिटेरियन सी है, और यहाँ पे आपका मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। दिस इज, यहाँ पे लिखता हूँ, ये मैंने बनाया होगा वहाँ पे अच्छे से लिखिएगा, मेडिटेरियन, वहीं से देखिएगा, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। और यहाँ पे आपका जो बायोम होता है, ये एक खास बायोम होता है यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं चपैरल बायोम, या मेडिटेरियन टाइप ऑफ बायोम। ये मैं नॉर्थ में दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा इसके रेमिनेंट्स आपको साउथ में भी सबके मिलेंगे, समझेंगे, क्योंकि डिफरेंट नॉर्थ और साउथ में लैंड का पैटर्न डिफरेंट है। नॉर्थ में ज़्यादा लैंड है तो वहाँ पे ज़्यादा जगहों पे हम दिखाएंगे, साउथ में ज़्यादा जगहों पे नहीं दिखाते हैं, साउथ में कुछ जगहों पे दिखाते हैं। लेकिन लैटिट्यूड्स जब हम देखते हैं नॉर्थ और साउथ में, अगर यहाँ 30 से लेकर 45 डिग्री तक हम यही टाइप ऑफ क्लाइमेट देखेंगे, मेडिटेरियन स्टीप टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, और इसी लिहाज से वहाँ पे टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, यहाँ टेम्परेट ग्रासलैंड्स, यहाँ से छपरल देखेंगे। तो साउथ में चूंकि लैंड उतनी नहीं है, लेकिन थोड़ी जितनी बची कुची है लैंड, उसमें भी कुछ हद तक ये चीज़ें हमें मिलेंगी कहीं कहीं पे, ठीक है। तो याद रखिएगा। इसी तरह से इसके ऊपर जब मैंने बताया था, ये हो गया आपका 45। फिर मैंने कहा था एक और लैटिट्यूड हम खींचते हैं कहाँ पे, 66.5 पे। सपोज यहाँ पे हम खींचेंगे
66.5 डिग्री पे हम खींच रहे हैं अनदर लैटिट्यूड। और मैंने आपको कहा था यहाँ पे भी 3 टाइप्स ऑफ क्लाइमेट बनते हैं, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये वाला जो है दिस इज द, जहाँ पे मेडिटेरियन और जो ये इसके बाद इसके ऊपर जो ये ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है जहाँ पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेवरेबल क्लाइमेट होता है, स्पेशली ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट के आसपास बहुत ही मस्त होता है वहाँ पे, मतलब हर हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से क्लाइमेट जो है, बाकी चीज़ें सब कुछ अच्छी होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो यहाँ पे लोकेटेड। दिस इज द यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, दिस इज द ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। और यहाँ पे भी आपके यही टेम्परेट फॉरेस्ट्स मिलते हैं, यहाँ पे आपके स्पेशली टेम्परेट, यहाँ पे मिक्स्ड टाइप ऑफ फॉरेस्ट्स मिलते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट्स लिखूंगा मैं, फिर मैं बात बताऊंगा मिक्स्ड फॉरेस्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, जिसमें डेसिडुअस भी होंगे, जिसमें कॉनिफरस भी होंगे, जिसमें बाकी ब्रॉड लीफ्ड एवरग्रीन, यहाँ पे ब्रॉड लीफ्ड एवरग्रीन ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इसके नेक्स्ट जब हम देखते हैं, दिस इज ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा ब्रिटिश क्लाइमेट, ठीक है। ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट के बाद में जब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। और कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपको साइबेरियन टाइप, मैंने आपको वो पढ़ाया था टैगा बायोम, मैंने कहा था ईस्ट वेस्ट हर जगह पे साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है। याद रखिएगा, जो मैंने आपको टैगा बायोम पढ़ाया था वो 45 से नहीं आपको मैंने दिखाया, मैंने वो ऊपर दिखाया था, और 66 से ऊपर थोड़ा सा 70 तक दिखाया था। याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, वो एक्चुअली यहाँ यहाँ इस रीजन में, एक्चुअली इस रीजन में हर जगह पे साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, ठीक है, इस रीजन में हर जगह पे एक्चुअली साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, इसके ऊपर वाले रीजन यहाँ। लेकिन यहाँ पे भी देखेंगे, लेट मी ये थोड़ा सा इसमें ये वापस करेंगे तो समझेंगे बात को, कि साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट टैगा में हर जगह पे मिलता है, जो कि यही क्लाइमेट है जो कि यहाँ पे भी है, 45 से लेकर 66 तक भी है, वो तो हमने कहा था 70 तक जाता है। तो इसके ऊपर एक छोटा सा बेल्ट देखेंगे, उसमें साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट हर जगह पे मिलेगा। आप देखेंगे इसमें भी साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, जो मैंने आपको कहा था कि कोल्ड विंटर है, बहुत लंबा कोल्ड विंटर है, और छोटे बहुत समर्स होते हैं, जो कि ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया टैगा में। तो यहाँ पे भी आपके कॉनिफरस जो टैगा बायोम है वो यहाँ पे भी मिलेगा आपको। इसी तरह से इस साइड में आप देखेंगे, इस साइड में, इसके इस साइड में देखेंगे, देयर इज लरेशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। कौन सा क्लाइमेट है यहाँ पे? LAURATIN, लरेशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, समझेंगे। लरेशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है, यहाँ पे भी आपके टेम्परेट फॉरेस्ट्स होते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट्स होते हैं। अब आपको समझ आ रहा है ये क्लाइमेट में हम बायोम्स को भी इंक्लूड करते हैं। क्लाइमेट क्यों जरूरी है हमारे लिए, ये क्यों समझना हमारे लिए जरूरी था? क्योंकि इसमें ही हमें बायोम्स में मैं जिक्र करूंगा, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगी कि मैं बताऊंगा यहाँ पे ये क्लाइमेट की कोई पता नहीं है कि इस रीजन से क्या है। सो लेट अस बी, क्या कहते हैं, इसमें हमें सब्र रखने की कोशिश करनी है ताकि ये अच्छे से एक ही बार समझ आ जाए। और इसके ऊपर आपको पता है देयर इज टंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट, टंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट, और जहाँ पे आपका बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है। अब इनको ही हम आगे बता देते हैं, ये आप इसको कहते हैं, यहाँ पे आप पढ़ेंगे, आप जब GC लियांग पढ़ेंगे वहाँ पढ़ेंगे वेस्टर्न मार्जिन। जब आप वेस्टर्न मार्जिन पे जाओगे किसी भी कंटिनेंट के, तो ये क्लाइमेट मिलता है। ऐसे पढ़ोगे तो इसको आप पढ़ोगे, आप वहाँ पे ईस्टर्न मार्जिन, लरेशियन को आप पढ़ोगे ईस्टर्न मार्जिन, ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट है ये। किसी भी कंटिनेंट के ईस्ट में अगर आप देखेंगे, वहाँ पे ऊपर इस रीजन में, इस लैटिट्यूड के रीजन में, यहाँ पे ये होगा। चाइना टाइप आप पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे आप ईस्टर्न वार्म क्लाइमेट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे भी मिलेंगे, लेकिन इसका मुझे यूज़ ज़्यादा नहीं है, वो मैं आपको बताऊँगा आगे फिर। तो ठीक है, इतना आपको क्लियर है बस। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप जहन में रख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। देखिए, हम 0 से लेके 10 डिग्री तक ही यहाँ पे क्या बताते हैं, दिस इज आवर इक्वेटोरियल रीजन। जबकि वहाँ पे जो ग्रीक्स ने बताया था 0 से लेके 23 डिग्री तक वो ट्रॉपिकल रीजन कहते थे। तो यहाँ पे ये समझेंगे आप कि ये जो इक्वेटोरियल रीजन है वो यहाँ पे रिड्यूस किया गया है, कहाँ तक, यहाँ तक ही। और उसके बाद ट्रॉपिकल रीजन को भी डिवाइड किया गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने कहा था दिस इज द इक्वेटोरियल जोन, दिस इज हॉट जोन। उसके बाद नेक्स्ट आता है जिससे हम कहते हैं वार्म टेम्परेट जोन, वार्म टेम्परेट जोन। और ये वाला जोन है दिस इज कॉल्ड कूल टेम्परेट जोन। तो ये टेम्परेट जोन जो है 30 से लेके फर्दर जो है, इसको अल्टीमेटली 2 जोन में डिवाइड किया गया। ये टंड्रा जो है, ये फ्रिजिड जोन वैसा के वैसा ही है, फ्रिजिड जोन वैसा के वैसा ही है जैसे उसमें था। टंड्रा यहाँ पे कहें या फ्रिजिड जोन कहें, एक ही बात है। और यहाँ पे इक्वेटोरियल जोन जो है, इसको आप जो ट्रॉपिकल जोन है, उसको 2 जोन में डिवाइड किया गया, हॉट जोन और इक्वेटोरियल जोन। मोस्ट ऑफ द हॉट जोन है, क्योंकि 23 तक था ना, आप 30 तक लेते हैं, तो इक्वेटोरियल हॉट जोन जो है वो आपका वो ट्रॉपिकल जोन है। फिर हॉट जोन में थोड़ा सा कुछ लैटिट्यूड्स बचते हैं 23 से लेके 30 तक, और फिर बाकी जो आते हैं 66 तक। इतना तो वहाँ पे टेम्परेट जोन था। यहाँ पे टेम्परेट जोन को डिवाइड किया गया किसमें, एक तो वार्म टेम्परेट जोन, फिर कूल टेम्परेट जोन। ये लगभग वैसा ही है, ठीक है। क्योंकि जो ग्रीक्स दिया था उन्होंने उतने अच्छे से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे साइंटिस्ट्स के। फर्दर हम ये, आप काफ़ी सारे क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, कोपन्स क्लासिफिकेशन वगैरह, वो इंपॉर्टेंट है आपके UPSC के हिसाब से। तो ये चीज़ें आप पढ़ोगे, तो चूंकि ग्रीक्स ने उस हिसाब से दिया था कि उसमें ज़्यादा हम रीजन वाइज में, ज़्यादा छोटे छोटे लैटिट्यूड्स में क्लाइमेटिक डिफरेंसेस जो है उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए बाकी जो भी क्लासिफिकेशन बाद में आई, तो उन्होंने उन चीज़ों को मद्देनजर रखा। अब यहाँ पे जितना भी मैंने आपको कहा, ये चीज़ आप जहन में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ यहाँ एक ये जो मैंने बताया, इसमें
इसमें मुझे एक्चुअली बताना था एक खास पॉइंट, वो आप याद रखें जरा, आप खुद ही बताइए। आपको मैं अगर बताऊंगा यहां पे मानसून रीजन में, आप मुझे बताइए कौन सी विंड्स होंगी, टेल मी। वहां पे आपके क्या वेस्टर्लीज होंगी? मैंने वेस्टर्लीज लास्ट लास्ट स्लाइड में आपको बताया किस रीजन से किस रीजन तक है। तो यही इसीलिए मैं कह रहा था। तो यहाँ पे आपके डेजर्ट्स होंगे, सूडान टाइप होगा, मानसून होगा, यहाँ पे आपके ट्रेड विंड ज्यादा होंगे। जितना आप ऊपर जाएंगे फिर आपके वेस्टर्लीज काम करना शुरू करेंगे, आपका जो टंड्रा है वहां पे ईस्टर्लीज का काम भी होगा। तो ये चीज आप समझेंगे। और आप जो भी साइक्लोन्स कहाँ पे बनेंगे, एंटी साइक्लोन्स कहाँ पे बनेंगे, वो चीजें मैं आपको इसी लिहाज से बताऊंगा। तो ये चीजें आप जहन में रखेंगे कि कहाँ पे किस रीजन में। लास्ट फिगर जो मैं आपको बताई, लास्ट जो मैंने बताई, जिसमें मैंने आपको दिखाया वेस्टर्लीज किस रीजन में है, वेस्टर्लीज किस रीजन में है, इसी तरह से आपके ट्रेड विंड्स किस रीजन में होते हैं, तो वो आप जहन में रखेंगे। ठीक है, उसी को हम अप्लाई करेंगे जब मैं किसी भी बायोम के बारे में बताऊंगा। इस बायोम में रेनफॉल इज बिकॉज ऑफ वेस्टर्लीज, तो आप समझेंगे कि वेस्टर्लीज कौन सी है, क्योंकि ये इस रीजन में पड़ते हैं। ठीक है, इस क्लाइमेटिक जोन में वेस्टर्लीज का काम है, तो आप समझेंगे। अब ये चीजें अगर आपको क्लियर हो गई, लेट मी ब्रिंग सम मैप फॉर यू। एक मिनट ठहरेंगे। अब आप मेहरबानी करके इस वर्ल्ड मैप की तरफ ध्यान दीजिए। अब यहां पे सारे बायोम्स को मैं नटशल में आपको दिखाऊंगा कि कौन सा क्लाइमेट कहां पे है और कौन सा बायोम कहां पे है। अब देखिए, ये देखिए यहां पे सपोज ये आपका इक्वेटर है, ये 0 डिग्री है, ये आपका 23.5 है। ठीक है, 23.5 है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आपका 23.5, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अब यहां पे आप मुझे अच्छे से देखेंगे, यहां पे देखेंगे ये वाला जो सिंबल है, दिस इज अ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपके यहां पे दिख रहे हैं, ये देखिए ये इस रीजन में, इस रीजन में, इस रीजन में, इस रीजन में, ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स आपको यहां पे मिल रहे हैं इक्वेटर के आसपास। और आपको पता होना चाहिए मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स आपको किस जोन में मिलेंगे, इक्वेटोरियल जोन में मिलेंगे। ठीक है, अगरचे ऊपर नीचे भी होते हैं, और ये आपके हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स। चाहे आप यहां पे लेंगे इनको इंडोनेशिया वगैरह, सुमात्रा, वियतनाम वगैरह, ये सारे लेंगे कंट्रीज, या इंडिया लेंगे, इंडिया के साथ साथ एसोसिएटेड जो है यहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जितने भी हैं यहाँ पे आप देखेंगे आपका ये ज़ैर बेसन जिसे हम कहते हैं, कॉन्गो बेसन, यहाँ पे अमेजॉन फॉरेस्ट्स होंगे आपके साउथ अमेरिका में, अमेजॉन बेसन। तो ये सारे रीजन्स जो है यहाँ पे कौन सा क्लाइमेट है, यहाँ पे आपका इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। समझ आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट जो पर्टिकुलरली आपको मिलेगा, वो आपको जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स हैं, ये आपको कहां कहां मिलेंगे। एक तो आपको ये इसके आसपास 10 डिग्री के आसपास मिलेंगे। यहाँ पे कलर कौन सा है? ठीक है, अब इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट मैंने आपको कहा 10 डिग्री, यहाँ पे सपोज यहां तक है, सपोज यहां तक है। ठीक है, ये है आपके इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। और इसमें आपके साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आते हैं, यहां से ये वाले, और आता है कॉन्गो बेसिन, और आता है यहाँ पे अमेजॉन बेसिन। ठीक है, इसके बाद जब हमने देखा था, फिर मैंने कहा था कि राइट साइड में आपका मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट आता है। ठीक है, अगरचे वो ट्रॉपिकल टाइप में क्लाइमेट में ही हम कुछ हद तक मोस्टली करते हैं, उसको रखते हैं, लेकिन वो खास किस्म का क्लाइमेट हमने बताया था ट्रॉपिकल, जिसमें ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट्स आपको मिलते थे, जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। वो आप खुद बताएंगे कि मैंने किस रीजन में बताया था, ईस्टर्न रीजन में, यहाँ पे। तो ये है आपका, यहाँ पे आपका ये ट्रॉपिकल मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। समझ आ रहा है? अगरचे ट्रॉपिकल रीजन हम सबको कहते हैं, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हर जगह पे बोलते हैं, लेकिन इस स्पेशली इस रीजन में जो है, इस रीजन में हम इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिकल मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। और यहाँ पे जो बायोम है दैट इज ट्रॉपिकल, उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल मूनसून, उसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल मूनसून क्लाइमेट, या उसे हम कहते हैं मूनसून बायोम। अब यहाँ पे ये वाला आगे आपका, इसमें आपका इंडिया आता है, इंडिया के साथ साथ आपके यहाँ पे ये जो इसके साथ एसोसिएटेड नेशंस है, इवन यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलियन रीजन जो है, यहाँ पे भी आपका ट्रॉपिकल मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। समझ आ रहा है? अब अगर आपको यहाँ पे यहीं पे बता देता हूँ थोड़े पॉइंट्स यहाँ क्लाइमेट के बाद। अगर इक्वेटोरियल रीजन की आप बात करेंगे, आप खुद ही बताएंगे यहाँ पे आपका हॉट एंड, ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा सारा, लेकिन थोड़ा सा मैं नटशल में बता देता हूँ। आपको पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो वाटर बॉडीज़ भी हैं अवेलेबल। यहाँ पे वाटर बॉडीज़ आपका अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है। तो ये वाटर बॉडीज जो अवेलेबल हैं, तो और सन्स की रेज भी कंटिन्यूसली पड़ती हैं, तो आपको पता है कि समर्स भी होते हैं, यहाँ पे कंटिन्यूस समर्स होते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर वेपोर्स राइज होंगे। तो यहाँ पे एक हीट भी होगी और वेट भी क्लाइमेट होगा। इसे हम कहते हैं हॉट एंड वेट क्लाइमेट, जिसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। और यहाँ पे टेम्परेचर अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस रहता है, हमेशा ग्रेटर देन 18 डिग्री सेल्सियस होता है। अक्सर यहाँ पे दिन में गर्मी होती है, दोपहर में फिर बारिश रोज होती है। तो रोजाना यहाँ पे बारिश होती है 3 से लेकर 4 बजे तक। ठीक है, तो ये रीजन एक ऐसा है जहाँ पे जो कि इक्वेटोरियल रीजन, इसके बारे में हम सब चीजें बताएंगे। लेकिन आपको एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि इसमें जो बारिश का रीजन होगा, जो भी प्रेसिपिटेशन का रीजन होगा, दैट इज बिकॉज ऑफ विच विंड्स। क्या यहाँ पे वेस्टर्लीज पाई जाती होंगी? नहीं, वेस्टर्लीज नहीं, यहाँ पे ट्रेड विंड्स पाई जाती होंगी। समझ आ रहा है? यहाँ पे ट्रेड विंड्स पाई जाती होंगी।
ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखें, ज़्यादा इसको अभी यहाँ नहीं खींचेंगे क्योंकि अलग से पढ़ना है। और चूंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली रेनफॉल होता है तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कंटिन्यूस है, इसलिए यहाँ पे शेड लीव्स नहीं करते हैं। जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि लीव्स वहाँ पे शेड किए जाएंगे, वो ट्रीज लीव्स शेड करते हैं जहाँ पे एक ड्राई स्पेल होगा। यहाँ पे ड्राई स्पेल है ही नहीं, कंटिन्यूस रेनफॉल है। इवन हर दिन में दोपहर को नून आफ्टरनून जो होता है, आफ्टरनून शावर भी इसे कहते हैं, तो वो होता रहता है। ठीक है, आफ्टर शावर्स भी जिन्हें कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो फॉरेस्ट इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट जिन्हें हम कहते हैं। तो यहाँ पे आपका बायोम लाई करेगा जिससे हम क्या कहते हैं बीच में, दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, जिसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। नेक्स्ट जो है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया मानसून वाला, ये वाला रीजन, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ये वाला रीजन जो मेनली है, यहाँ पे आपका आता है जिससे हम कहते हैं ट्रॉपिकल मूनसून टाइप ऑफ बायोम। ट्रॉपिकल मूनसून क्लाइमेट यहाँ पे होता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, लेकिन ये यहाँ पे खास किस्म का होता है। यहाँ पे एक्चुअली सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है। यहाँ पे आपके ट्रेड विंड्स, मैंने आपको कहा सपोज ये आपके ट्रेड विंड्स हैं, ये इस डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है, ये आपके ट्रेड विंड्स हैं, ये इक्वेटर की तरफ जाते हैं, समझ आ रहा है। अब यही क्या होते हैं, आगे आप समझेंगे कि यही जो ट्रेड विंड्स होते हैं ये अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, स्पेशली ये वाले जो यहाँ से आते हैं, ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, आपको यही फिर क्या बनते हैं, यहाँ पे साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स बनते हैं और यहाँ पे रेनफॉल काज करते हैं। फिर जाके जब ये वापस दोबारा ये ट्रेड विंड्स नीचे आ जाते हैं, इसमें आप पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, जिसे हम कहते हैं ITCZ, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। वो एक लो प्रेशर जोन होता है हमेशा, जो अक्सर होता है इक्वेटर पे, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या इक्वेटर के पे क्या पड़ते हैं, सनलाइट पड़ती है, तो यहाँ पे एक लो प्रेशर क्रिएट होता है। जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि जहाँ पे भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे हवाएं गर्म होती हैं, राइज होती हैं, तो लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो इक्वेटर पे मोस्टली जो कंटिन्यूसली सनरेज पड़ती हैं, तो इक्वेटर पे मोस्ट ऑफ द टाइम इक्वेटर पे क्या होता है, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये एक ऐसा जोन है जहाँ से आसपास की विंड्स दो जोर से कन्वर्ज हो रही हैं, क्योंकि वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिससे लो प्रेशर जोन। और यही इंट्राट्रॉपिकल सन जो है, सन अपनी पोजीशन तो चेंज करता है। आपको पता है कि आपने पढ़ा भी होगा लोअर क्लास में कि सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कभी होता है, फिर जाके वापस जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है तो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है, फिर वो वापस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जाता है, तो वहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर में जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर वो जाएगा वहाँ पे समर होगा, और वहाँ पे यहाँ पे नॉर्दर्न में तब विंटर होता है। नॉर्दर्न रीजन में सन मूव करता है फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, सन की पोजीशन चेंज होती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब सन आता है तो वहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होने की वजह से वहां पे समर होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। फिर जाके वापस से साउदर्न हेमिस्फीयर में जाता है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है और नॉर्थ में विंटर होता है। ये आप सबको पता है। और यही शिफ्टिंग जो सन की होती है, अब सन तो हमेशा इक्वेटर के ऊपर नहीं रहता है कि वहीं पे इंट्राट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होगा। ये जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जाएगा तो आपका इंट्राट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की डायरेक्शन थोड़ा ये ऊपर की तरफ जाएगा। और जब ये साउदर्न हेमिस्फीयर में कैप्रिकॉर्न के ऊपर होगा तो हमारा इंट्राट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। और याद रखिएगा, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये मूनसून जो हमारा खेल है सारा ये इसी की वजह से है, शिफ्टिंग ऑफ द इंट्राट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। समझ आ रहा है? ये चीजें ये आपको क्लाइमेटोलॉजी में भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। अच्छा हो, ये आपको समझ आ गया। ये वाला जो मानसून वाला है, मानसून के बाद मैंने आपको कहा था नेक्स्ट वाला जो मैंने आपको कहा था दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट। ग्रासलैंड्स की जिक्र हो रही थी। देखिए ग्रासलैंड्स कहां पे है, ये आपका इक्वेटोरियल रीजन के आसपास, ये आपका कॉन्गो रीजन है, ठीक है, कॉन्गो रीजन है, सॉरी ये अमेजोन बेसिन है, ये आपका है जिसे हम कहते हैं कॉन्गो बेसिन है ये, ठीक है, ज़ैर वगैरह। यहाँ पे आपका साउथ ईस्टर्न ये आ गया, इक्वेटोरियल ये आ गया, आपका मानसून टाइप ऑफ बायोम जहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये देखिए, अब इसके बाद ये देखिए ये सवाना किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सवाना ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ये हैं, ये हैं आपके, ये हैं आपके, ये हैं आपके, ये हैं आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। कीप एन आई ऑन दिस, दीज आर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। यहाँ पे जो टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा दैट इज कॉल्ड सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट। सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट, इसमें रेनफॉल होता है लेकिन मूनसून के जैसा रेनफॉल नहीं होता है। इक्वेटोरियल रीजन में सबसे ज्यादा रेनफॉल होगा, उससे थोड़ा सा कम आपका मानसून बायो में रेनफॉल होगा, उससे कम थोड़ा सा आपको किस में मिलेगा, इन ट्रॉपिकल जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में आपको रेनफॉल मिलेगा। इनकी जिक्र आगे हम करेंगे, टेंशन अभी नहीं लीजिएगा। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन कम होती है मानसून, यहाँ पे डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ट्रेड विंड्स हैं आप मुझे बताएंगे, यहाँ पे देखिए ऑफशोर ट्रेड विंड्स हैं, और अगर यहाँ पे ट्रेड विंड्स आएंगी यहाँ पे इस रीजन में तो कुछ हद तक ये चूंकि ये यहाँ पे ग्रासलैंड्स थोड़ा बीच में पड़ते हैं, बीच में पड़ने की वजह से यहाँ पे ये ट्रेड विंड्स जो है वो पहले ही शोर के रीजन्स पे तो अपने रेंज जो है वो बरसा देते हैं, तो अंदर जो है उतना रेन नहीं पहुंचता है, क्योंकि ये कंटिनेंट के बीच में थोड़ा सा लाई करते हैं, isn't it? They lie inside the continents. थोड़ा बीच में लाई करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे क्लाइमेट जो यहाँ पे जो रेनफॉल होता है वो थोड़ा कम होता है।
सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट में थोड़ा सा रेनफॉल कम होता है, क्योंकि जो ट्रेड विंड्स होते हैं वो अपना जो वाटर वेपर है वो पहले ही छोड़ देते हैं, तो ज्यादा अंदर की तरफ, अंदर के लिए अवेलेबल नहीं होता। जो मैं आपको बता रहा था कंसेप्ट, वही अप्लाई कर रहे हैं इस पे। अच्छा, ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यहां पे जो बायोम हम पढ़ेंगे दैट इज सवाना टाइप ऑफ बायोम, दैट इज टॉप ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। तो ट्रेड विंड्स यहां पे होंगी, उन्होंने अपना मॉइस्चर लॉस किया होगा, तो इसलिए ज्यादा मॉइस्चर अंदर ये ग्रासलैंड्स की तरफ नहीं पहुंचता होगा। तो यहां पे दरमियाना मॉइस्चर होता है, किससे? एक तो ये मूनसून, सबसे ज्यादा आपका इक्वेटोरियल रीजन में, रेन फॉरेस्ट्स में आपका प्रेसिपिटेशन होगी, रेनफॉल होगा, उससे कम आपका मूनसून में होगा। एक सेकंड, उससे कम आपका मूनसून में होगा, उससे कम आपका ग्रासलैंड्स में होगा, उससे कम आपका इन डेजर्ट्स में होगा। इसका मतलब है इन ग्रासलैंड्स का में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, प्रेसिपिटेशन जो होता है, दैट इज बिटवीन मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड द वेस्टर्न डेजर्ट एंड द डेजर्ट्स। और डेजर्ट्स आपके ये हैं, ये डेजर्ट्स आपको मोस्टली किस रीजन में मिलेंगे? अबाउट 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ये अक्सर मिलते हैं इस पे। जहां पे आपके, वो मैंने आपको बताया था, जो मैं आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, जहां पे आपके जो ट्रेड, जो आपके ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जहां पे लाई करता है, जहां पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट लाई करता है, जहां पे ऊपर से ही हवाएं नीचे की तरफ आती हैं, जहां से ऊपर से ही ट्रेड विंड्स, जो इक्वेटोरियल रीजन में हवाएं ऊपर चढ़ी, यहाँ जो बाकी हवाएं जो अल्टीमेटली वहां पे सिंक करती हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो क्रिएट हो रहा था, तो वहां पे जहां पे ऊपर से हवाएं सिंक कर रही हैं, वहां पे तो नीचे से हवाएं ऊपर जाके रेनफॉल बरसाएंगी नहीं। तो अक्सर ये चीजें यहाँ पे ये ड्राइनेस होती है। और ये डेजर्ट्स जो होते हैं ये अक्सर वेस्ट रीजन में होते हैं। वेस्ट यहाँ पे है, वेस्ट में ये है आपका डेजर्ट। ये रहा आपका, आप अगर डेजर्ट्स की बात करेंगे, ये है नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट का, दूसरा दिखाएंगे, एक मिनट ठहरेगा। ये है आपका नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट, ठीक है। ये है आपका जो सबसे बड़ा डेजर्ट जिसे हम कहते हैं सहारा डेजर्ट, ठीक है। ये है यहाँ पे अरबियन पेनिनसुला, अरबिया में खाली डेजर्ट ही डेजर्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये रहा आपका ईरान, ये छोटा सा, ये ईरान का डेजर्ट है। इसी तरह से ये वाला है आपका जिसे हम कहते हैं तजाकिस्तान का, नहीं इट इज तुर्किस्तान, हाँ, ये तुर्किस्तान तजाकिस्तान यहीं पे है, मतलब यहीं यहाँ पे भी डेजर्ट्स मिलते हैं आपके। यहाँ पे आपका गोबी डेजर्ट है, टाकला मकान वगैरह है। यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट है। यहाँ पे आपका कालाहारी और नैमिब डेजर्ट है। यहाँ पे आपका पैटागोनिया का डेजर्ट है, अटकामा का डेजर्ट है। तो ये देखेंगे आप, ये डेजर्ट्स अगर आप देखेंगे, ये लगभग 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के लैटिट्यूड पे ज्यादा लोकेटेड है, बिकॉज वहां पे वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स हैं। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स हैं वो, वहां पे जहां पे हाई प्रेशर है वहां पे रेन्स कहाँ होंगी? वहां पे तो ऊपर हवाएं जा ही नहीं रही हैं कि रेन्स का काज करने के लिए, कि दूर दूर से फिर वो ऑनशोर विंड्स आएंगे और वहां पे आएंगी। हमें इक्वेटोरियल रीजन पे इसलिए रेन हो रहा था क्योंकि वहां की हवाएं ऊपर जा रही, तो आसपास की जो ऑनशोर विंड्स थी, जो कि पानी के ऊपर से आ रही थी, वो वहां पे नमी ला के वहां पे अपने पानी को बरसा रही थी ऊपर जाके। फिर तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कमी होती है पानी की, इसलिए डेजर्ट्स होते हैं। और इनमें वाटर प्रेसिपिटेशन जो होगी वो कम होगी दैन दिस, जो कि इसके पास में जो होते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। समझ आ रहा है? एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं अभी, ये अब मुश्किल नहीं होगा, यहाँ से इजीली आपको समझाऊंगा सारा मैं इंशाल्लाह। अब मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, आप लिखते जाइए या याद रखते जाइए, तो वो नहीं होगा। कंसेप्ट ही सीखना है बस, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पे हो गया। अब ये डेजर्ट्स जो है आपके वेस्टर्न रीजन में ज़्यादा है, वेस्ट यहाँ पे भी वेस्ट में है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड विंड्स जो आते हैं वो पहले तो वो रीजन्स जो ईस्ट साइड में होंगे वहां पे अपने रेनफॉल को बरसाएंगे, हो जाएगा, चलो वहां पे ज्यादा रेनफॉल होगा। लेकिन जितना आप वेस्ट की तरफ जाएंगे उतना ट्रेड विंड्स में नमी कम, और अल्टीमेटली क्या होगा कि इनमें वेस्टर्न रीजन ऑफ द कंटिनेंट्स में वाटर मॉइस्चर ट्रेड विंड्स में खत्म होता होगा और वहां पे ड्राई विंड्स होती होंगी। इस वजह से वहां पे रेनफॉल क्रिएट नहीं होता है। समझ आ रहा है? और ये वो रीजन है, हम ये सोचते हैं आप चलो ट्रेड विंड्स नहीं है, आप चलो वेस्टर्लीज आएंगे, नहीं, 30 डिग्री से ऊपर आपके वेस्टर्लीज आते हैं। 30 डिग्री से, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अच्छे से सारे देखिएगा, पीछे से जितना मैं बड़ा पढ़ा है, 1-2 बार इस लेक्चर को देखिएगा, वहां पे आपके वेस्टर्लीज आते हैं। तो 30, तो यहाँ पे वेस्टर्लीज है ही नहीं इस रीजन में, डेजर्ट रीजन में। तो हमारे लिए एक डेजर्ट्स के लिए एक उम्मीद बन जाती है कि चलो ट्रेड विंड्स अगर यहाँ तक मॉइस्चर नहीं लाते हैं, चलो वेस्टर्लीज को देखेंगे। वेस्टर्लीज है ही नहीं इस रीजन में, तो वेस्टर्लीज की कमी होने की वजह से और ट्रेड विंड्स बिल्कुल ही अपना मॉइस्चर खत्म करने की वजह से डेजर्ट्स ड्राई होते हैं। ठीक है, तो आपके डेजर्ट्स इसमें ड्राई मिलेंगे आपको। तो रेनफॉल बहुत ही कम होता है, 10 to 20 सेंटीमीटर होता है। और यहाँ पे डेजर्ट्स में चूंकि यहाँ पे मैरीटाइम इफेक्ट आपको बहुत कम मिलेगा, आप समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंटीरियर रीजन में है। कहीं कहीं पे इंटीरियर, यहाँ पे देखिए ये वाला डेजर्ट जो ये बहुत ही इंटीरियर में है। ये जो सेंट्रल एशियन डेजर्ट्स हैं, चाहे आपका तुर्किस्तान वाला हो या आपका गोबी डेजर्ट वाला, टकला मकान वगैरह, ये बहुत ही इंटीरियर में है। आपका यहाँ पे मैरीटाइम इफेक्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पे कंटिनेंटैलिटी होगी और यहाँ पे रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, बहुत ही हाई टेम्परेचर होता होगा और बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर होता होगा। समझ आ रहा है?
ये चीज़ें आप जहन में रखेंगे कि यहाँ पे हाई रेंज ऑफ डायरनल टेम्परेचर, और यहाँ पे उसी किस्म के प्लांट्स होंगे जो कि अडेप्टेड होंगे लेस वाटर के लिए, जिसे हम कहते हैं जीरोफाइट्स। सारी चीज़ें मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी आप थोड़ा असल में जहन में रखेंगे, एक बड़ी पिक्चर रखेंगे जहन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। अब थोड़ा सा और है, अब देखिए इसके ऊपर जब हम जाते हैं, ठीक है, अब इसके ऊपर नेक्स्ट जो है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डेजर्ट भी आ गया आपका। ये देखिए माउंटेन बायोम जो है ये आपके पता है, यहाँ पे आपका हिमालयाज है, रॉकीज है, एंडीज है, ठीक है, ये वहां पे आता है। तो ये आपको पता है माउंटेन बायोम जो होता है, माउंटेन्स जो होते हैं ये हाई एल्टीट्यूड्स पे होते हैं, इसको समझने की ज्यादा टेंशन नहीं है। अब देखिए सवाना के बाद हमारे और किस्म के ग्रासलैंड जिन्हें कहते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स। क्या कहते हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड्स। आप खुद बताएंगे आप ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स कहाँ पे होंगे। देखिए ये कलर है ना, दिस इज द टेम्परेट ग्रासलैंड, यहाँ पे ये है टेम्परेट ग्रासलैंड, ये है टेम्परेट ग्रासलैंड, ये है। ये थोड़ा सा ऊपर भी नॉर्थ में, मैंने आपको कहा ना कि नॉर्थ में भी और साउथ में भी थोड़ा सा हम मूव करेंगे, तो नॉर्थ में अगर चीज ज्यादा लैंड है तो ज्यादा प्रोमिनेंट लगेंगे हमें ये बायोम्स, लेकिन साउथ में भी इनके रेमिनेंट्स होते हैं एक सिमिलर लैटिट्यूड्स पे। अगर ये फॉर एग्जांपल आपका आता है 40 डिग्री के आसपास, 30 डिग्री से लेके 40 डिग्री के आसपास, तो यहाँ पे भी 30 डिग्री के, साउथ में भी 30 डिग्री के 40 डिग्री के दरमियान आपको ये मिलेंगे कहीं कहीं पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्यों नहीं डेजर्ट है। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि इसके लिए खाली लैटिट्यूड की काफी, एक लैटिट्यूड पे सिमिलर टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर बायोम के लिए लगता है कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ग्रासलैंड है, यहाँ पे क्यों नहीं है, यहाँ पे क्यों नहीं है, यहाँ पे क्यों नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके सिमिलर जो मैं अभी आपको पीछे दिखा रहा था, जिसके लिए मैंने ये सारा आपको बताया कि सेम लैटिट्यूड पे सेम टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको नहीं मिल रहा है, वहां पे डिफरेंट फीचर्स होते हैं। और उसको क्योंकि जमीन जो है अगर ये फ्लैट होती है ना, अगर इसमें ना कहीं पे ऊंच होती, ना कहीं पे नीच होते हैं, ना कहीं पे वाटर बॉडीज ज्यादा होती, ना कहीं पे कम होती, अगर एक यूनिफॉर्मिटी होती ना, तो हर लैटिट्यूड पे आपको सिमिलर टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता, तो फिर ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स को डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जमीन जो है ये इसमें अनइवन सरफेस है, और इसमें आपके जो है आपके ओशंस की लोकेशन डिफरेंटली है, वाटर बॉडीज कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, तो मैरीटाइम इफेक्ट कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, कॉन्टिनेंटलिटी कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, कहीं पे अल्टीट्यूड बहुत ज्यादा कहीं पे अल्टीट्यूड बहुत कम। अब आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि यहाँ पे अगर हमने कहा कि ये इक्वेटर पे है, यहाँ पे आपका एंडीज क्यों है, व्हाई देयर इज एंडीज, वहां यहाँ पे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं हमें, व्हाई नॉट इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। एंडीज इसलिए यहाँ पे, इसलिए इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट नहीं है क्योंकि इस लैटिट्यूड, अगर लैटिट्यूड सेम है, लेकिन इस लैटिट्यूड पे यहाँ पे इस रीजन में आपके वो मिलते हैं बहुत ही ऊंचे, हाई अल्टीट्यूड यहाँ पे मिलता है आपको, यहाँ पे एंडीज फॉरेस्ट है आपका, एंडीज माउंटेन है। ये करेक्ट कीजिएगा, मुझे ध्यान में नहीं अभी कि एंडीज है यहाँ पे शायद, है ना। तो वो आपके जो माउंटेन्स हैं वहां पे आपका इक्वेटोरियल फॉरेस्ट उसके ऊपर कहां मिलेगा, यहाँ पे नहीं है। आपका किलिमंजारो माउंटेन्स है यहाँ पे, किलिमंजारो जो पीक वगैरह है, तो यहाँ पे आप समझेंगे कि यहाँ पे इसके ऊपर कहाँ होंगे, इसके ऊपर कहाँ होगा, अगर इक्वेटोरियल रीजन में है तो यहाँ पे आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं होंगे। यही इसी रीजन के लिए मैंने आपको ये क्लाइमेट वाला पढ़ा है। अब यहाँ पे देखिए ये है ट्रॉपिकल, ये है टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ये है टेम्परेट ग्रासलैंड्स। अगर आप याद रखना चाहिए, इनको हम क्या कहते हैं, दीज जो इनको हम कहते हैं प्रेरीज, इनको कहते हैं पम्पास, इनको कहते हैं स्टीप्स। ये मैं आगे बताऊंगा, याद भी कराऊंगा क्या होता है पेम्पास। ये पेम्पर से आप याद रखेंगे, नीचे लगाते हैं, प्यारी तो ऊपर से चेहरा प्यारा होता है, तो प्यारीज उसको कहते हैं। ये हो गया स्टीप्स, मैं आगे बताऊंगा ये चीज़ें फार्मूला वगैरह, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हो गया आपके टेम्परेट फॉरेस्ट के बाद यहाँ पे टंड्रा, तो आपको पता है, टंड्रा आपको पता है, मैंने आपको पढ़ा है। इसी तरह से आपके बोरियल फॉरेस्ट, मैंने ये हो गया आपका टंड्रा, ये हो गया आपके बोरियल फॉरेस्ट, ठीक है। ये चैपरल बायोम, चैपरल बायोम जो है इसे हम कहते हैं, ये मेडिटेरियन क्लाइमेट जहाँ पे होता है वहाँ पे होता है। देखिए ये इस कलर से, ये है आपका मेडिटेरियन सी, और ये आसपास ये आपके नॉर्थ में, इस साइड में आपके इसके जो ब्रिटिश वगैरह बाकी जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो यहीं पे आसपास लाई करते हैं। साउथ में इसका साउदर्न हेमिस्फीयर में अफ्रीका है, और अफ्रीका छोड़िए आप यहाँ पे, तो यहाँ पे ये रीजन जो है इसे कहते हैं चैपरल बायोम, ये है मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे जो ये ट्रॉपिकल टेम्परेट ग्रासलैंड से, आप खुद बताएंगे क्या यहाँ पे मैरीटाइम इफेक्ट ज्यादा होता होगा? नहीं, इसमें बहुत ही कम मैरीटाइम इफेक्ट होगा। अगर हम टेम्परेट ग्रासलैंड्स फिर जब आप कंपेयर करेंगे, ये वाले आपके सपोज आपके टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, यहाँ पे ये हैं आपके टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ये वाले ना, ये वाले आपके ट्रॉपिकल ग्रास, सॉरी ये ट्रॉपिकल ग्रास, आपके टेम्परेट ग्रासलैंड्स जब हम देखते हैं वो बिल्कुल ही ज्यादा अंदर है कॉन्टिनेंट्स में, उनमें ज्यादा कॉन्टिनेंटैलिटी है। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, टेम्परेट ग्रासलैंड्स और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के दरमियान में किस में ज्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर होगा, किसमें ज्यादा हॉट समर्स और कोल्ड विंटर्स होंगे, आप झट से बताएंगे कि अगर ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स कहां पे टेम्परेट रीजन में है, मोर नॉट टुवर्ड्स द इक्वेटर, लेकिन रेंज जो टेम्परेचर का वो यही ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंटैलिटी, क्योंकि ये ज्यादातर हमें कॉन्टिनेंट के बीच में मिलते हैं। और यहां पे मुझे खुद बताइए क्या रेनफॉल उतना होता होगा जितना ट्रॉपिकल रीजन में? नहीं, उससे कम, थोड़ा सा उससे कम ही होगा। ये कूलर भी होंगे, वेटर भी होंगे, उनसे कूलर ही होंगे, लेकिन रेंज इनमें ज्यादा होता होगा क्योंकि ये कंटिनेंट के बीच में है, ज्यादातर कंटिनेंट के, उससे भी कंटिनेंट के बीच में है,
स्पेशली जो यहाँ पे आप देख रहे हैं रशिया में जो आपके स्ट्रीट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे पंपास वगैरह। तो ये चीज़ आप जहन में रखेंगे। एक ब्रॉड पिक्चर दे रहा हूँ, अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। कंफ्यूज अगर कहीं पे सोच रहे हो कि हमें समझ नहीं आ रहा है, अभी समझ उतना नहीं आएगा, लेकिन एक पिक्चर जहन में रहेगी, वो यूज़ होगी मुझे मुझे वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर ये क्लास उतना लगता है कि नहीं हमें डायरेक्ट पढ़ाना चाहिए, लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको समझ नहीं आएगा ना, ये अगर आप अच्छे से थोड़ा सा एक पिक्चर जहन में नहीं बैठाते, तो हमेशा आप 1000 बार बायोम्स पढ़ते जाएंगे, लाख बार पढ़ेंगे, 1000 साल पढ़ाएंगे, आपको हमेशा आप जहन में फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा, फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा, और मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं रहता हूँ। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे माउंटेन भी आ गया, डेजर्ट भी आ गया, चैपरल बायोम। ये जो मेडिटेरियन क्लाइमेट होता है, इसमें एक ही चीज आप याद रखेंगे, इसमें रेनफॉल होता है, विंटर्स में प्रेसिपिटेशन होती है। ये वाहिद वो बायोम है जिसमें विंटर्स में प्रेसिपिटेशन होती है। ऑल्सो हम यहां पे भी देखते हैं, इंडिया में भी हमारे यहां पे जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती हैं ड्यू टू जेट स्ट्रीम्स, उसमें भी हमारे यहां पे विंटर्स में भी यहाँ पे स्नो वगैरह होता है, जो कश्मीर में भी आप देखते हैं, ठीक है, वो भी होता है। लेकिन ये मेनली जो मेडिटेरियन बायोम है, मेडिटेरियन बायोम में आपके ड्राई वार्म समर्स होंगे और वेट एंड कोल्ड विंटर्स यहाँ पे होंगे। समझ आ रहा है? और ये मैं आगे आपको बताऊंगा, मुझे लगता है उस वक्त मैं बताऊंगा किस तरह से। रीजन इसका क्या है विंटर में, बिकॉज इसमें वेस्टर्लीज ऑनशोर उस वक्त होते हैं, और जो इसमें फिर मैं आगे आपको बताऊंगा इसमें क्या होता है, अभी वो नहीं तो। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट याद रखेंगे, ये वाला है आपका मेडिटेरियन बायोम, जिसे हम कहते हैं चैपरल। लोकेशन कम से कम अभी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये है पोलर आइस, ये आपको पता है कहाँ पे। टेम्परेट ग्रासलैंड्स भी आ गया, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स भी आ गया। अब आ गए, हाँ, अब यहाँ पे ये रह गया टेम्परेट फॉरेस्ट्स, जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर टेम्परेट फॉरेस्ट्स। देखिए यहाँ पे है आपका चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, और यहाँ पे है आपका लरेशन टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ पे है आपका चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, यहाँ पे आपका लरेशन टाइप ऑफ क्लाइमेट। समझ आ रहा है? ये है जो मैंने आपको यहां पे है, ये देखिए, ये से है ना, ये टेम्परेट फॉरेस्ट, ये है आपके टेम्परेट फॉरेस्ट, ये है आपके न्यूजीलैंड में टेम्परेट फॉरेस्ट, ये है आपके ऑस्ट्रेलिया में, ये है आपके साउथर्न अमेरिका में, ये है आपके अफ्रीका में भी कुछ हद तक। तो ये है यहां पे आपका चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है। इसी को हम फर्दर डिवाइड करते हैं, नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट वगैरह। लेकिन ये है चाइना, ये है लरेशन टाइप ऑफ क्लाइमेट, चाइना लरेशन टाइप ऑफ क्लाइमेट यहाँ पे आपको मिलते हैं, यहाँ पे चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, इसे हम कहते हैं साउदर्न रीजन में हम इनको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, ये आप पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह मुझे लगता है, नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। साउदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दो चीज़ें हम कहते हैं, ये यहाँ से कहते हैं दिस इज चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, इसे कहते हैं ये है आपका गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट। और यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, इसे कहते हैं नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे ये चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट के लिए एक बेहतरीन चीज़ ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे मेनली जो रेनफॉल होता है बिकॉज ऑफ द जो जिन्हें हम कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, बिकॉज ऑफ द साइक्लोन्स। यहाँ पे जो होगी, यहाँ पे स्पेशली ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, ये जो गल्फ रीजन जो होता है इसमें ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट साइक्लोन होते हैं। एंड इवन इन दिस चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट मोस्टली यहाँ पे साइक्लोनिक रेनफॉल होता है, और यहाँ पे थ्रू द ईयर रेनफॉल होता है, थ्रू द ईयर रेनफॉल होता है। इसलिए यहाँ पे टेम्परेट रीजन के रेन फॉरेस्ट हम कहते हैं यहाँ पे होते हैं। समझ आ रहा है? टेम्परेट रीजन के अक्सर आप लोअर क्लास में पढ़ते आए होंगे कि टेम्परेट डिसिडुअस एंड बस टेम्परेट डिसिडुअस और ट्रॉपिकल एवरग्रीन। नहीं, अब यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स में टेम्परेट, आपके यहाँ पे टेम्परेट रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। रेन फॉरेस्ट वहां होंगे, देखिए टेम्परेट एवरग्रीन और रेन फॉरेस्ट में क्या फर्क होती है? एवरग्रीन और रेन फॉरेस्ट वन ऑफ द सेम लगभग होते हैं, लेकिन रेन फॉरेस्ट में थोड़ा सा ज्यादा प्रेसिपिटेशन होती है, और वो यहाँ पे है। यहाँ पे आपके टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, लरेशन में आपके टेम्परेट मिक्सड फॉरेस्ट होते हैं। यहाँ चाइना टाइप में आपके टेम्परेट ब्रॉड लीफेड फॉरेस्ट होते हैं। यहाँ पे आपके जब आप यहाँ पे आते हैं, देखिए ये भी इसमें आता है, यहाँ पे भी आपके जो ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट है, यहाँ पे भी आपको टेम्परेट फॉरेस्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे भी आपको चाहे गल्फ में देखेंगे, यहाँ पे भी टेम्परेट फॉरेस्ट्स, यहाँ पे भी टेम्परेट फॉरेस्ट। तो ओवरऑल आप ये जहन में ये ब्रॉड पिक्चर रखिए। नाउ इसके बाद हम ये अभी जो इसके बाद क्रैक करने जा रहे हैं, दैट इज द फॉरेस्ट्स। उसमें आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे हैं आपके टेम्परेट फॉरेस्ट्स, ये हैं आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स, ये हो गया आपके मानसून फॉरेस्ट जहाँ पे डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट्स होंगे ट्रॉपिकल रीजन में भी। नहीं तो ट्रॉपिकल रीजन में डेसिडुअस फॉरेस्ट नहीं होने चाहिए, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में भी हमें डेसिडुअस फॉरेस्ट स्पेशली दिस मानसून फॉरेस्ट क्यों होते हैं वो चीज़ें मैं बताऊंगा। ये सारा ज्योग्राफी के कंसेप्ट्स हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा आपको क्लियर करना था, ठीक है। अब एक दो बार इस लेक्चर को देखिएगा, बहुत बेनिफिशियल होगा आपको। अगर ऑलरेडी, क्योंकि मुझे पता है कि आपके जहन में ऑलरेडी ज्योग्राफी, तो आप तो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ज्योग्राफी के कुछ कंसेप्ट्स ऑलरेडी आपके जहन में होंगे। इवन सम ऑफ द स्टूडेंट्स माइट बी नोइंग एवरीथिंग एक्सेप्ट दिस जो मैं अभी बता रहा था, सारा क्लाइमेट के बारे में। लेकिन एक दो बार आप इसको जहन में बिठाइएगा मेहरबानी करके, ताकि मुझे दिल में एक सेटिस्फेक्शन हो जाए कि मैं जो बातें बता रहा हूँ वो बैड भी नहीं है आगे। क्योंकि बायोम में पढ़ाऊँगा आगे, फॉरेस्ट में मैं फॉरेस्ट बायोम पढ़ाने बैठा था, सुबह सवेरे मैंने लेक्चर शुरू किया था, लेकिन मुझे लगा था कि मैं जो बातें बता रहा हूँ वो वहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, और वहाँ पे वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो रही थी, ठीक है। सो आई हैड टू
गिव सम टाइम टू टीच यू दिस। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। कोई भी सजेशन फर्दर होगा तो बताइएगा, थैंक्स। और कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो मैंने आपको ईमेल ऑलरेडी प्रोवाइड किया है कि वहाँ पे कीजिएगा। और आप टेंशन मत लीजिए, ये जो बायोम है, ये वाला जो टॉपिक है बायोम वाला, ये थोड़ा सा आपका, अब ये माना जाता है मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक इन दिस इकोलॉजी। अगर ये आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ आता है, इसके बाद जो टॉपिक्स आने वाले हैं उनको हम उनकी धज्जियां उठाएंगे, उनको टेंशन आप मत लीजिए।